आज भी ना लोग बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टूड करते हैं एस्ट्रोलॉजी को। कोई बोलते हैं कि जादू टोना से उसको रिलेट करते हैं। बिजनेस आपका बिजनेस आपकी गर्लफ्रेंड की तरह है। तो एस्ट्रोलॉजी को जितना आपसे बात करके मेरे को समझ में आया है, तो दे आर टू डिफरेंट थिंग। जी। एस्ट्रोलॉजी से पता लगा सकते हो कि आपका लाइफ पार्टनर कैसा होने वाला है या कैसा है। तो सर सबसे पहले स्टार्ट करिए ना आपके आईटी बैकग्राउंड से। तो मेरे को काफ़ी इंटरेस्ट है जानने में कि आईटी बैकग्राउंड में क्या था, मतलब आपका लाइक यू आर डूइंग अ जॉब या आपका बिजनेस था आईटी बैकग्राउंड में। नहीं, मैं मतलब जैसे मैंने मेंशन किया था, आपको बताया था कि 16 इयर्स अप्रॉक्सीमेटली मैंने जॉब करी इन डिफरेंट फील्ड। तो स्टार्ट मैंने आईटी से किया था, और आईटी में हम लोग थोड़ा टेक्निकल थे, जैसे कि एसक्यूएल बेस्ड लैंग्वेजेस जो है उसको हम यूज़ करते थे। एक एक हम लोग प्रोग्राम रिजल्ट बनाते थे, और वो था एक ट्रिनिटी कॉलेज लंदन के लिए। ओके। तो उनके लिए उनका हमारे पास आया था इंडिया में प्रोजेक्ट। तो उस पर हम लोग काम करते थे, तकरीबन 4 साल हमने काम किया। और उसके साथ साथ उनका एक और मोबाइल कंपनी थी, जैसे हमारे यहाँ वोडाफोन आइडिया ये सब है, तो उनका भी कुछ सर्वर का हमारा कोलैबोरेशन वगैरह था, तो उसको हम लोग मैनेज करते थे। तो 4 साढ़े 4 साल मैंने आईटी में एसक्यूएल बेस्ड मेजरली काम किया। ओके, एंड देन मीडिया में कैसे ट्रांसफ़र हुआ फिर आपका। अच्छा, तो 2008 में जब रिसेशन आया था, और 2008 में मैं आई वॉज वर्किंग, है ना, तो अब उस समय जब मैं काम कर रहा था, तो हमने देखा ग्रोथ हमारी 2-3 साल कुछ भी नहीं हुई। जी। हाँ, ये लकीली अच्छी बात ये थी कि जॉब नहीं गई, क्योंकि रिसेशन का टाइम था। तो उस टाइम पर फिर हमने जब देखा, मैंने खुद ने देखा और मेरे साथ के काफ़ी सारे लोगों ने देखा कि ये कुछ ग्रोथ हो नहीं रही है। 10-11 तक स्टेबल हो गया था मार्केट, ओके। बट स्टिल क्योंकि जो हम 2-3 साल पीछे हो गए थे, तो उसकी वजह से जो ग्रोथ थी वो रुकी रही। और फिर मज़ा नहीं आ रहा था, काम रिपीटिशन हो रही थी। आप आईटी का आप एक चीज़ समझ लीजिए, अगर आपने किया है तो आपको पता ही होगा, नहीं तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर एक प्रोजेक्ट आ गया और वो लॉन्ग टर्म है, तो आपका बोर होना पक्का है। पक्का है। तो वो रिपीटिशन ऑफ वर्क है, आप सुबह आएंगे वही काम करेंगे, रात को जाएंगे वही काम एंड करके जाएंगे, तो वही हो गया। तो कुछ नया मिल नहीं रहा था। तो ऐसा नहीं था कि मेरे को मीडिया में जाना है, मगर लकीली मेरे एक कॉन्टैक्ट था, मेरा एक फ्रेंड था, तो मैंने उसको बोला कि यार मतलब मन नहीं लग रहा अब, और अब कुछ करना है, कुछ अलग करना है। तो देन ही सजेस्टेड कि एक बार ट्राई करते हैं, इधर आ जा। ही लेफ्ट द ऑर्गेनाइजेशन अर्लियर देन मी। तो वो मुझसे पहले ही उसने छोड़ के वो चला गया था वो उस डोमेन में। तो उसने बोला कि आ जा, मैंने कहा ठीक है ट्राई करते हैं। तो देन आई एंटर्ड, मतलब इट वाज नॉट प्लान्ड, वो बस चला गया बस। ओके सर, जैसे आपने 2008 का रिसेशन का टाइम बताया, तो वो टाइम काफ़ी लोग ले लाइक स्पेशली फॉर वर्किंग प्रोफेशनल जो आईटी डोमेन में थे, सबके लिए काफ़ी हार्ड रहा। तो उस टाइम से रिलेटेड कुछ चीज़ें, मतलब जैसे लाइक जो पूरा रिसेशन आया, अभी भी लोग बोलते हैं कि दोबारा से रिसेशन आ रहा है, अमेरिका में जॉब वो लोग फायर कर रहे हैं, बेंगलोर में काफ़ी आईटी सेक्टर है जिन्होंने अभी रिसेंटली फायर किया था, फंडिंग भी रुक चुकी है जी। काफ़ी हद तक स्टार्टअप इकोसिस्टम में। तो जो 2008 वाला जो एकदम ड्रॉप डाउन था, उसको अगर हम अभी से कंपेयर करें तो कितना डिफरेंस है। मुझे लगता है कि जब 2008 की हम बात करें, तो इंडिया में आईटी इंडस्ट्री राइज कर रही थी, है ना, उस समय। मतलब जितना अब प्रोग्रेस कर चुके हैं, इट्स बिन 15 ईयर्स। 15 ईयर्स में उन्होंने वो सारा टाइम भी देख लिया है जो रिसेशन पहले जा चुका है। हाँ। और उस रिसेशन के बाद में अब उन्होंने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया है। इम्पैक्ट होगा, इम्पैक्ट पड़ेगा, बहुत सारे ले ऑफ हो भी रहे हैं, बट आई एम श्योर कि जिनका भी ले ऑफ हो रहा है वो कुछ ना कुछ दे विल बी डूइंग इट। तो उसका जो 2008-9 में हमने रिसेशन देखा, उसका उतना मेजरली इम्पैक्ट अब अगर हम कंपेयर करें तो शायद नहीं पड़ेगा। मतलब ये मेरा मानना है कि लोगों ने अपने आप को उस हिसाब से प्रिपेयर कर रखा है। नहीं, आई टोटली एग्री विद यू, बिकॉज 2008 से अगर आप कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट एक डिकेड पूरा बीत चुका है। तो टेक्नोलॉजी हो गई या कोई चीज़ होगी, बहुत ज़्यादा अपग्रेड और वो सारी चीज़ें हो चुकी हैं। तो डेफिनेटली वी डोंट कंपेयर इट। बट सर आईटी देन मार्केटिंग, एंड देन मार्केटिंग के बाद में एस्ट्रोलॉजी, तो ये एकदम मतलब चलो ठीक है, आईटी से मार्केटिंग टोटली अंडरस्टैंडेबल कि एक शिफ्ट होता है, बट देन डिफरेंटली एक डोमेन पूरा का पूरा चेंज करना, वो शिफ्ट कैसे हुआ आपको? मैं थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूँ। जी। आईटी से कंटेंट, हाँ। कंटेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से मार्केटिंग, मार्केटिंग से देन एस्ट्रोलॉजी। तो मैं थोड़ा सा एलाबरेट कर देता हूँ जी। तो जब मैंने आईटी को ड्रॉप किया और देन जब मैं इसमें ज्वाइन किया मैंने मीडिया हाउसेस में, तो मैं कंटेंट में मैंने ज्वाइन किया। और मैं ये चीज़ अंडरस्टैंड करना चाह रहा था कि कंटेंट किस तरीके से वर्क करता है ना। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, और थैंक्स टू द ओनर जिसने मुझे अपॉर्चुनिटी दी फर्स्ट टाइम इन 2012,
तो जब मैंने ज्वाइन किया, आई वॉज वर्किंग इन mensxp.com। मैं अच्छा, हाँ, जो काफ़ी बड़ा। हाँ, तो उधर तो फिर मैंने अंडरस्टैंड किया कि हाउ द कंटेंट थिंग वर्क, है ना। उसके बाद में फिर मैंने जब थोड़ा सा उसको समझा, सीखा, तो एंड देन मेंस एक्सपी वाज एक्वायर्ड बाय टाइम्स इंटरनेट। फिर मैं टाइम्स में गया, तो टाइम्स में और भी चीज़ें एक्सप्लोर करी, चीज़ें सीखी कि प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट एज ए वेबसाइट और ऐप, है ना। हाँ। प्रोडक्ट में कंटेंट के अलावा क्या क्या चीज़ें होती हैं, ग्राफिक्स होते हैं, तो मैंने ग्राफिक भी सीखा था। मैं एक चीज़ मिस कर गया कि मैंने मतलब मैंने बहुत कम ऐसे काम है जो नहीं किए। मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर भी मैंने किया है जी। और उसका भी मैंने मतलब प्रॉपर कोर्स करके मैंने सीखा है उसको भी, बट वो पार्ट टाइम था, वो मतलब अपनी नॉलेज के लिए था। तो फिर जब मैं प्रोडक्ट में आया, मैं टाइम्स इंटरनेट ने जब एक्वायर किया और हमने जब देखा कि और क्या क्या चीज़ एक्सप्लोर कर सकते हैं, डिज़ाइनिंग देखी, फिर वीडियोस वगैरह होते थे, सोशल मार्केटिंग होती थी, तो वो सब सारी चीज़ें धीमे धीमे अंडरस्टैंड करी। फिर मैंने क्योंकि वहाँ पे बहुत लिमिटेशन थी मेरे काम को लेके, तो मैंने फिर वहाँ से जंप किया जागरण में, दैनिक जागरण में। और फिर जागरण में फिर मैंने अपना पोर्टफोलियो थोड़ा सा बड़ा किया, मैंने काफ़ी ग्रो भी किया, लर्न किया वहाँ। और फिर वहाँ मैंने एक प्रोडक्ट था, वुमेंस लाइफस्टाइल मैगजीन थी, उसको मैंने लॉन्च किया, उसको मैंने किया। और फिर उसके बाद में फिर जब जागरण में मेरे को लगा कि स्टैग्नेंट हो गई है अंडरस्टैंडिंग, एनवायरनमेंट अच्छा था लेकिन फिर भी मतलब मुझे लगता है मेरी लर्निंग जो है वो रुक गई है। तो फिर मैंने जैसे ऐसे कि ठीक है ढूंढते हैं, तो एक एस्ट्रोलॉजी कंपनी में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। और तो मुझे भी लगा कि ठीक है, कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ अलग है बिल्कुल। तो फिर मैंने 3 साल वहाँ पे मैंने किया। उसके बाद में फिर एस्ट्रोलॉजी में मेरी वैसे हालांकि पहले भी काफ़ी इन्वॉल्वमेंट थी, लेकिन उसके बाद से मेरी अंडरस्टैंडिंग और मैच्योरिटी एस्ट्रोलॉजी को लेके बढ़ गई जी। और फिर मुझे लगा कि एस्ट्रोलॉजी भी एक अच्छी चीज़ है अगर आप उसको सही तरीके से यूज़ करें। हालांकि मेरा तब तक में कोई ऐसा प्लान नहीं था कि मुझे क्या करना है आगे, बट मुझे लगता है कि दिस इज़ अगेन प्लैनेट का सारा खेल है कि ये सब चीज़ें हो रही है सब, एंड आई एम हैप्पी विद इट। ओके, तो सर एस्ट्रोलॉजी में आने के बाद में एक जो सबसे बड़ा ना मिसकंसेप्शन होता है एस्ट्रोलॉजी के अराउंड में, एस्ट्रोलॉजी काफ़ी पुरानी चीज़ है, ओके, बट कभी आज भी ना लोग बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टूड करते हैं एस्ट्रोलॉजी को। कोई बोलते हैं कि जादू टोना से उसको रिलेट करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो एस्ट्रोलॉजी को बोलते हैं कि कुछ भी नहीं होता, बस केवल एक साइकोलॉजिकल ट्रिक होती है, ये सब चीज़ें होती है। तो आप कैसे उस चीज़ को समझते हो कि एस्ट्रोलॉजी को, मतलब एस्ट्रोलॉजी की एक सही पावर क्या है और एक सही तरीका क्या है एस्ट्रोलॉजी को समझने का? इसमें ना मैं एक चीज़ मानता हूँ, अगर आपको नहीं समझने का मन है तो आप नहीं समझेंगे। पहली बात तो जैसे आपने बोला कि ये एक जादू टोना है, हाँ। अगर आपने मन में मान ही लिया ना, तो फिर मुझे लगता है कि मैं कोई नहीं हूँ समझाने वाला। और अगर हम एस्ट्रोलॉजी की एक्यूरेसी पे बात करें या हम प्रेडिक्शंस पे बात करें, तो मैं ये मतलब बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो लोग भी अगर समझना चाहें इसको जी। कि हाँ ये कैसे काम करता है और उसको अगर देख लेते हैं, समझ लेते हैं ना, तो वो आगे फ्यूचर में मुझे लगता है हज़ारों लोगों को वो कन्विंस कर पाएंगे, वो खुद जो एस्ट्रोलॉजी में ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे। तो एस्ट्रोलॉजी का अगर मिसकंसेप्शन पे बात करें कि नहीं यार ये तो जादू टोना है, ये तो आपके साइकोलॉजिकल गेम है, अब देखिए क्या है, प्लेनेट का, हर एक प्लेनेट का कुछ ना कुछ उसका पार्ट होता है प्ले करने का। हाँ, और कुंडली में आपके हाउसेज होते हैं जी। हर हाउस का कोई ना कोई सिग्निफिकेंस होता है, और कोई ना कोई नहीं, मतलब बहुत सारे सिग्निफिकेंस होते हैं। हाँ, लेट्स से फर्स्ट हाउस जो होता है जिसको हम लग्न कहते हैं, ओके। लग्न आपके सेल्फ से, आपकी बॉडी से कनेक्टेड होता है, ठीक है। अब लग्न में कौन सा ग्रह बैठा है, कौन से ग्रह की दृष्टि है यानी एस्पेक्ट है, उसका इम्पैक्ट आपकी बॉडी पे पड़ेगा। सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर आपकी कंपनी, या आप कंपनी से बोलूं आपका फ्रेंड कोई ऐसा है जो सही रास्ते पर नहीं है, तो वो आपको इम्पैक्ट करेगा ही करेगा, अनटिल अनलेस आप उससे दूरी ना बना लें। जी जी बिल्कुल। सेम वे में वो होता है कि अगर आपका जो लग्न है, लग्न में कौन सा ग्रह किस तरीके से एस्पेक्ट दे रहा है, वो मायने रखता है। सेम वे में आपके हर एक जो 12 हाउस है वो आपकी बॉडी पार्ट, आपके करियर, आपकी माता, आपके पिता, सब चीज़ को डिफाइन करते हैं जी। तो कौन सा इवेंट कब होना है, वो सारी चीज़ें जब ये प्लेनेटरी मूवमेंट होती है उस टाइम पे एक्टिव होता है। जैसे कहते हैं, मतलब इसको अगर मैं शॉर्ट में बताने की कोशिश करूं कि जैसे 10th हाउस होता है आपका
कर्म भाव, जिसको आप काम कहते हैं, आप बिजनेसमैन हैं या आप जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो 10th हाउस से हम लोग देखते हैं। और काफ़ी जगह मतलब काफ़ी तरीके से भी अलग देखते हैं, 6th हाउस से भी हम देखते हैं, बट 10th हाउस जो मेजरली कर्म भाव हम लोग कहते हैं। अब कर्म भाव में कौन सा ग्रह बैठा है और वो आपसे किस तरीके का काम कराएगा, वो डिफाइंड होता है। और कई बार ऐसा होता है कि अगर आपने उससे विपरीत काम किया तो सक्सेसफुल होने के चांसेस कम हो जाते हैं, है ना। तो लोग इस चीज़ को नहीं मानने वाले करते हैं, और बहुत अच्छी बात है, नहीं मानते हो कोई बात नहीं, लेकिन अगर जो मानते हैं उनको इसका इम्पैक्ट पता है, मतलब उनको भरोसा है कि एस्ट्रोलॉजी कोई माइंड गेम नहीं है। मैं अगर चार्ट देखता हूँ, या मैं जब मतलब जब मैं स्टूडेंट था, या जब मैं बहुत पहले जब मैं चार्ट दिखाता था, तो जो भी एस्ट्रोलॉजर था उन्होंने देख के बताया कि हाँ आपके साथ में ये चीज़ हो रही है और ऐसी चीज़ें होंगी आगे, और वो चीज़ें हुई फॉर श्योर। तो ये मतलब साइकोलॉजिकल गेम ये कैसे हो सकता है कि आपके साथ क्या चीज़ हो सकता है वो हम पहले ही बता दें। नहीं, समझ गया मैं आपकी बात। तो वो है। अच्छा, इसमें जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो कई बार ना एस्ट्रोलॉजी में, जैसे मैंने भी एक गूगल ट्रेंड देखा है, काफ़ी यूट्यूब वीडियोस देखी हैं, तो मोस्टली जो मतलब कपल हो गए या कोई सिंगल आदमी या औरत हो गई, तो मोस्टली जब वो एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मेरे अकॉर्डिंग जितना मैंने देखा है वो होते हैं उनकी लव लाइफ से रिलेटेड, उनके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो गए। कोई अगर लड़का है उसकी शादी नहीं हो रही, या कोई लड़की है जिसकी शादी नहीं हो रही, तो वो एस्ट्रोलॉजर से पूछते हैं कि इसका विवाह का योग्य कब है, शादी कब होने वाली है, या फिर इसको कैसा हस्बैंड मिलेगा या कैसी वाइफ मिलेगी। तो जो एस्ट्रोलॉजी होती है वो जो लाइफ पार्टनर होता है, रिलेशनशिप जो भी चीज़ होती है हमारी, उस पर कितना वो डालती है इम्पैक्ट, और कितना ट्रूली उसके लिए, मतलब ये एक्चुअल में आप एस्ट्रोलॉजी से पता लगा सकते हो कि आपका लाइफ पार्टनर कैसा होने वाला है या कैसा है। देखिए बिल्कुल इसको मतलब देखिए मैं ना एक बिल्कुल स्टेटमेंट देना चाहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी में प्रेडिक्शंस होती हैं, और वो प्रेडिक्शंस ना मतलब ऐसे होती है कि प्रोबेबिलिटी है। ओके। हम कभी नहीं कह सकते ये चीज़ कि 100% ये चीज़ होगी ही होगी, ठीक है। अब वो उसका क्या होता है कि जैसे मान लीजिए, मैं उसका भी एक बिल्कुल एग्जांपल देता हूँ। जैसे हम अभी एनवायरनमेंट पर रह रहे हैं जिसमें पॉल्यूशन बहुत है। हाँ। अब उस पॉल्यूशन से कितनी सारी बीमारियाँ हो सकती हैं, पर क्या होती हैं सबको बीमारियाँ? नहीं होती ना, नहीं होती। सब लोग झेल के निकल लेते हैं आगे ना। सेम में होता है ऐसे कि मतलब प्रेडिक्शंस हैं, उसमें से कुछ ना कुछ होगा, मगर सारी चीज़ें होंगी वो नहीं है। अब अगर हम लव लाइफ की बात करें, अगर हम इसकी बात करें कि अगर कोई आता है मैच मेकिंग के लिए, देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है लव मैरिज और एक होता है अरेंज मैरिज। लव मैरिज में है तो लोगों को ये होता है कि मुझे शादी तो करनी ही है जी, मेजरली लोगों के मन में यही होता है शादी करनी है। और जो अरेंज मैरिज होती है उसमें ये रहता है कि एक बार कुंडली मैचिंग हो जाए। अब कुंडली मैचिंग में भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, जैसे अष्टकूट मिलान जिसे कहते हैं, उसमें आपके 8 अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं जिसको मिलाए जाते हैं। अगर और इसके टोटल पॉइंट्स होते हैं 36, और 36 में से 50%, जैसे डेफिनेटली एग्ज़ाम को पास करने के लिए 50% चाहिए, 18 आपके पॉइंट्स मिनिमम होने चाहिए एक सक्सेसफुल मैरिज के लिए, ओके, है ना। और लव मैरिज में अगर आप कहते हैं कि भाई अगर फ्यूचर में हम कैसे पार्टनर को मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, तो डेफिनेटली 7th हाउस जो कुंडली का होता है वो आपके पार्टनर का होता है। एंड पार्टनर वो चाहे आपका गर्लफ्रेंड हो, चाहे आपकी वाइफ हो, चाहे आपका बिजनेस पार्टनर हो, वो सारी चीज़ें 7th हाउस से डिफाइंड हो जाती हैं। उस पर कौन सा ग्रह बैठा है, कौन सा एस्पेक्ट है, वो सारी चीज़ें हम लोग देख के प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इस तरीके का पार्टनर आपको मिल सकता है कि क्या हो सकता है। तो उसमें है इंपॉर्टेंस उसकी भी। ओके, तो सर इसमें मैं थोड़ा सा अगर इसके डीप में जाऊँ तो लेट्स से कि एक लड़का है और एक लड़की है, ठीक है। नाउ दे वांट टू गेट मतलब शादी करना चाहते हैं वो। अब वो उन्होंने अपनी जन्म कुंडली मिलाई, वो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए और एस्ट्रोलॉजर ने स्टार्टिंग में बोला कि एज़ पर योर कुंडली और जितना मैं देख पा रहा हूँ प्लैनेट्स के हिसाब से, आपके ग्रहों के हिसाब से, राइट नाउ आप लोग अगर शादी करोगे तो आप खुश नहीं रहोगे जी। ओके, एंड देन आफ्टर फ्यू मंथ्स और फ्यू ईयर्स दे गेट मतलब उस शादी कर लेते हैं। देन हम देखते हैं कि तो शादी करने के बाद पहले जो एस्ट्रोलॉजर था उसने बोला था कि आप खुश नहीं रहोगे, बट दे आर वेरी हैप्पी, वो एकदम खुश है, वो सब कुछ ठीक है। तो इसमें अगर मैं थोड़ा इसको तो डिफाइन करूँ तो लेट्स से जब वो एस्ट्रोलॉजर के पास गए थे तो एस्ट्रोलॉजर ने उस समय उनकी कुंडली में जो ग्रह थे वो देख करके प्रेडिक्ट किया था, एंड देन शादी के बाद दे डिड समथिंग जिससे वो उनके ग्रह चेंज हो गए, एंड देन दैट्स व्हाई दे आर हैप्पी। देखिए इसमें ना मतलब एस्ट्रोलॉजी बहुत बड़ी चीज़ है। अब जब कुंडली हम लोग मैच करते हैं, कुंडली दिखाते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि
आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे तो वो आपका बर्थ चार्ट देखेगा, हाँ। आपका नवमांश देखेगा। नवमांश इज पार्टनर चार्ट। ओके। नवमांश आपके ही कुंडली का एक पार्ट है जो पार्टनर का भाग दिखाता है कि आपका पार्टनर कैसा रहेगा। फिर थर्ड होता है ट्रांजिट। अभी करंट में जो आपके प्लैनेट बैठे हुए हैं जो भी हाउसेस में, वो करंट में कहाँ पे बैठे हैं, ओके। आज की डेट में वो प्लैनेट कहाँ पर है, कौन सा इम्पैक्ट डाल रहे हैं। तो एस्ट्रोलॉजर ने वो देखा होगा, उसने बोला कि आपका 7th हाउस इम्पैक्टेड है, आपका अभी जो है सिचुएशन ठीक नहीं रहेगी। अब कहते हैं हम कि शादी के बाद ऐसा क्या हो गया, थोड़े टाइम बाद शादी करी। देखिए जब मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहा था और मैं सीख रहा था, और मैं सीखता ही रहता हूँ अभी भी, बट जब मैं एस्ट्रोलॉजी क्लासेस अटेंड कर रहा था तो मेरे को एक चीज़ बताई गई थी कि जब लव मैरिज होती है ना तो उसमें अवॉइड करना चाहिए चार्ट का मतलब देखना। Okay. अब उसमें क्यों कैसे कहते हैं कि देखिए उसमें सबके सेंटिमेंट्स को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। तो ऐसा बोला जाता है कि आप चार्ट देख के आगे ना बढ़ें। अगर आपके मन में विश्वास है और आपको लगता है कि आपका पार्टनर बहुत अच्छा है, यू गो फॉर इट। एंड देन क्या होता है, यू शुड हैव फेथ ऑन गॉड, कि आपको भगवान पे विश्वास है तो चीज़ें धीमे धीमे अलाइंड हो जाएंगी। अब आपका जब शादी हो गई, आपका पार्टनर का जो चार्ट है वो भी तो आपको इम्पैक्ट करेगा ना जी। और दोनों के रिलेशनशिप मान लीजिए एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो दोनों मिलके भी तो एक नॉर्मल संतुलन बन जाएगा ना, वो चीज़ होती है। अभी के केस में शादी से पहले जब तक वो दोनों इन्वॉल्व नहीं हैं और दोनों शादी में बंधे नहीं हैं, तब तक तो दोनों के प्लैनेट्स अलग हैं, अलग इम्पैक्ट डाल रहे हैं। लेकिन जब पार्टनर बन चुके हैं और जब आपने वो 7 फेरे ले लिए हैं और सारे मंत्र हमने पढ़ लिए हैं, तो वो उनके जो ग्रह हैं वो भी आपको इम्पैक्ट करेंगे और आपके ग्रह भी उनको इम्पैक्ट करेंगे। तो इस वजह से भी समन्वय जो हम कहते हैं इक्वेशन, वो बन जाती है बाद में। या आई टोटली गेट इट। इसमें अगर एस्ट्रोलॉजी को हम थोड़ा और डीप में समझने की कोशिश करें तो एस्ट्रोलॉजी को जितना आपसे बात करके मेरे को समझ में आया है, तो दे आर टू डिफरेंट थिंग। पहली चीज़ ये हो गई कि लेट्स से एस्ट्रोलॉजी क्या फ्यूचर किसी का फ्यूचर बताने में हेल्प करती है, या फिर एस्ट्रोलॉजी उसको एक सही डिसीजन लेने में हेल्प करती है। मैं एक एग्जांपल देकर के आपको बताऊं। लेट्स से एक पर्सन है, वो अभी कंफ्यूज है कि वो जॉब करे या वो बिजनेस में जाए। अब उसने सारे चीज़ें देख ली है कि भाई मेरे पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी है, अगर मेरे को सैलरी नहीं मिलती 6 महीने तब भी मैं स्टेबल कर लूँगा, पर वो कंफ्यूज है कि मैं जॉब करूँ कि बिजनेस करूँ, बहुत कंफ्यूज है। तो अगर वो एक एस्ट्रोलॉजर के पास पहुंचता है और उससे पूछता है कि भाई मैं क्या चीज़ करूं, तो वो एस्ट्रोलॉजर उसका फ्यूचर उस समय उसको दिखाएगा या फिर उसकी डिसीजन लेने में हेल्प करेगा? मेरे हिसाब से एक सही एस्ट्रोलॉजर जो होगा वो उसको गाइड करेगा। एस्ट्रोलॉजी का यूज़ आपको गाइडेंस के लिए करना चाहिए जी। आपको डिपेंडेंसी उस पर नहीं क्रिएट करनी चाहिए, बट आपको अगर आप कंफ्यूज है ना कि बिजनेस या जॉब, तो आपको गाइडेंस मिल जाएगी सही। सिंपल सी बात यह है, आपके कर्म भाव जो मैंने आपको बताया 10th हाउस, जो 6th हाउस मैंने आपको बताया, अगर वो किसी तरीके से ऐसे ग्रहों के द्वारा रूल हो रहे हैं, जैसे अगर मान लीजिए शनि है, शनि मेजरली बोलता है कि आप जॉब करें जी। मतलब हालांकि ऐसा नहीं है कि शनि वाले जो भी लोग हैं वो सब जॉब ही कर रहे हैं, बट शनि का इंडिकेशन ये होता है कि आप जॉब में भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर बिजनेस कर रहे हैं और आपकी डेडिकेशन बिजनेस में है तो उसमें भी आप राइज करेंगे। बट आपको आइडिया मिल गया ना कि अभी करंट में अगर मैं कंफ्यूज हूँ तो मैं जॉब में स्टे करता रहूँ तो ठीक रहेगा। और वहीं पर अगर आप देखेंगे कि फिर दूसरा अगर प्लैनेट्स हैं, गुरु हो गया या आपके अलग प्लैनेट्स हो गए, तो वो आपको बताएंगे कि ठीक है आप अपना ज्ञान यूज़ करो और आगे बढ़ो आप जो भी तरीके हैं। बट स्टिल मैं ये चीज़ बताता हूँ कि गाइडेंस के लिए एस्ट्रोलॉजी का यूज़ करना चाहिए। आप ऐसे बिल्कुल नहीं कि मतलब 100% आप इसी पे डिपेंडेंट हो गए, बट एक सही ज़िंदगी जीने के लिए एस्ट्रोलॉजी का यूज़ बहुत सही है। टोटली गॉट योर पॉइंट। एक्चुअली मैं आपको थोड़ा सा एक इंसिडेंट बताऊँ तो लास्ट ईयर आई थिंक शायद एक साल हो गया, आई वॉज इन सिंगापुर। ओके, तो सिंगापुर में ना एक तमिल सर थे, तो उनके साथ में आई वॉज हैविंग लंच। तो उन्होंने मेरे को एक इंटरेस्टिंग चीज़ उस समय डिस्कस करी। हम 4-5 लोग थे, एक चाइनीज़ था और बाकी सब हम इंडियंस थे। तो उन्होंने एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताई कि जब वो हायरिंग करते हैं, ओके, तो हायर करने के बाद में जो भी हायरिंग का प्रोसेस होता है, रिज्यूमे आता है, वो देखते हैं कि अच्छा ये चीज़ें हैं, मेरे लिए क्वालिफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये सब कुछ करने के बाद में जो कैंडिडेट है उसका चार्ट रीड करवाते हैं। उनके ही होम टाउन में कोई एस्ट्रोलॉजर है उससे कि शुड आई हायर दैट पर्सन और नॉट।
लेकिन ये सब करने के बाद में अगर फाइनल ऐसा नहीं होता कि उस एस्ट्रोलॉजर ने बोला नहीं इसको हायर मत करो, लेकिन उसकी क्वालिफिकेशन सब कुछ मैच कर रहे तो हायर नहीं करेंगे। एस्ट्रोलॉजर इज समवन जो उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंट वो करता है, बूस्ट करता है। लेट्स अगर मैं इंटरव्यू के लिए गया, उन्होंने सब चीज़ मेरी चेक करी, नाउ फाइनली वो अपने एस्ट्रोलॉजर के पास गया, एस्ट्रोलॉजर बोला कि हाँ ही इज़ अ राइट पर्सन, तो वो उसको फिर हायर कर लेते हैं। अच्छा। अगर एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि नहीं ये राइट पर्सन नहीं है, तब भी वो उसको हायर करते हैं जस्ट टू चेक कि इसके क्या इम्पैक्ट आता है आने के बाद में। तो उन्होंने मेरे को रिकमेंड नहीं किया कि तुम भी ये चीज़ करो, बट उन्होंने अपना एक प्रोसेस बताया कि मैं ये एक चीज़ वो यूज़ करता हूँ। तो आप इसको किस तरीके से देखते हो हायरिंग में? लाइक क्योंकि एक तरफ उस इंसान का पूरा खर्म है, लाइक कि उसने पूरा पढ़ाई करी, मेहनत करा, एंड लास्ट में किसी एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि नहीं ये तुम्हारी कंपनी के लिए ठीक नहीं है, तो अगर वो बंदा उसको हायर ना करे तो यहाँ पे एक तरफ उसका पूरा खर्म हो गया जो करता आ रहा है सालों से, और एक तरफ उसके पूरे फ्यूचर और जो भी उसके स्टार्स हो गए। तो यहाँ पे आप किस तरीके से इसको देखते हो? देखिए, मुझे लगता है ना कि आपको सबसे पहले ट्रस्ट पे चलना चाहिए जी। आप किसी को अगर हायर कर रहे हैं, और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हाँ। अगर आप किसी को हायर कर रहे हैं, अगर आप उसके चार्ट पे लेके चलेंगे, मैं कहता हूँ कि चार्ट पे बता रहे हैं सब कुछ सही है ना, लेकिन दूसरी इम्पैक्ट क्या होता है, प्लैनेटरी मूवमेंट, ट्रांजिट जिसे हम कहते हैं। मान लीजिए कि आप तो अभी बिजनेस करते हैं, मान लीजिए आपके पास कोई एम्प्लॉय है और आपने उसका मतलब चार्ट रीड करवाया, बोला भाई बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है इसका है, तो आपने हायर कर लिया। अब अगर वो इंसान आपके लिए बढ़िया है तो अपने लिए भी तो बढ़िया होगा ना, तो वो अपनी भी तो ग्रोथ देखेगा। 6 महीने बाद अगर प्लैनेटरी मूवमेंट हुई उसके कर्म भाव पर और कुछ उसे अच्छा ऑफर मिला तो क्यों नहीं जाएगा वो? करेक्ट। तो अपनी ग्रोथ तो आप देख रहे हैं, अपनी ग्रोथ वो भी देखेगा। फिर उस केस में आप क्या कहेंगे कि यार मैंने तो चार्ट दिखवाया था, ये तो फेल हो गया। बट वो फेल नहीं हुआ, वो आप तो हर एक एस्पेक्ट देखेंगे ना कि 6 महीने बाद वो उसका क्या भविष्य होने वाला है। तो मेरे हिसाब से चार्ट पे बहुत ज़्यादा मतलब हायरिंग के लिए आप इसको दूसरे पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हैं कि मान लीजिए किसी की काबिलियत है और आपने देखा कि बहुत अच्छा ये इक्वेशन बैठ रहा है आपकी जो आपने प्रोफाइल दी है उसके लिए, आप 6 महीने तो आप उसका यूज़ करिए ना। अब ये तो देखिए ना कि मतलब जितने टाइम भी वो है उसका मैक्सिमम जो कैपेबिलिटी है उसको तो यूज़ करें, आपको नई चीज़ें लर्न करने को मिलेंगी। तो मैं तो इस तरीके इसको पॉजिटिवली देखता हूँ कि अगर आप चार्ट नहीं रीड करवा रहे हैं तो भी आपको पर्सन से कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, फॉर श्योर। एंड अगेन आपको अपने कर्म पर भी भरोसा रखना चाहिए और अपने जॉब पर, अपने बिजनेस पे भी भरोसा रखना चाहिए। तो मेरा तो ये इस पे मानना है कि अगर हम बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाएंगे हायरिंग प्रोसेस में तो वो आगे काम बढ़ने में बड़ी दिक्कत होगी। बहुत दिक्कत होगी। छोटी स्टार्टअप में तो बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन जहाँ आपके पास में 100-200 लोग होंगे ना, 200 लोगों का चार्ट रीड करवाना आपके लिए आसान बात नहीं होगी, उसके लिए बहुत प्रॉब्लम होगी। तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको जो कैंडिडेट अच्छा लग रहा है उसका फ्यूचर आपको नहीं दिख रहा, जिसका फ्यूचर दिख रहा है वो कैंडिडेट अच्छा नहीं लग रहा। तो वो चीज़ है मतलब इसमें सर जैसे अगर हम देखें कई बार क्या होता है ना, कुछ लोग नेचुरली बहुत लकी होते हैं, ओके जैसे हम बोलते हैं ना यार इसकी तो किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छी है, और कुछ होते हैं जो स्टार्टिंग से ही हमको लगता है कि स्ट्रगल ही होता है। लेट्स से कभी पेरेंट्स की तरफ सपोर्ट नहीं मिला, फिर अब शादी हुई तो वाइफ की तरफ से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, मतलब पूरी ज़िंदगी ऐसे ही उनकी स्ट्रगल में निकल रही है। ओके तो ये एस्ट्रोलॉजी पे क्या इसका फ़र्क पड़ता है? लाइक अगर कोई बंदा है वो एकदम स्ट्रगल में ही है तो व्हाट डू यू थिंक कि एस्ट्रोलॉजी अगर वो अपने चार्ट्स को देखे, अपने मूवमेंट्स को देखे, तो उसको समझ आएगा कि ये स्ट्रगल सब हो क्यों रहा है? ये ना मेरे पास बहुत सारे ऐसे आते हैं क्वेश्चंस, तो मेरे को ऐसे कई बार कॉल पे ऐसे आते हैं कि मतलब मेरे को प्रॉब्लम हो रही है। अब इसमें देखो 2 अलग अलग चीज़ें हैं। एक तो ये है कि हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर कर रहे हैं, करेक्ट है ना, लेकिन आपने क्या क्या चीज़ें करी हैं मुझे पता है क्या? नहीं। आपने क्या क्या चीज़ें फेस करी मुझे पता है, मुझे तो आपका हैप्पी पार्ट दिख रहा है ना। ये वाइस वर्सा है, मतलब आपको भी नहीं पता कि क्या है क्या नहीं। तो एक तो ये है कि मुझे लगता है लोगों को ये चीज़ सोचना छोड़ देना चाहिए कि उसका ज़्यादा अच्छा चल रहा है और मेरा बुरा चल रहा है। चलिए अब हम बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी और कुंडली पर। ये बात बिल्कुल सही है, कईयों को कम काम करके ज़्यादा बेनिफिट होता है, बिजनेस में भी कहें कि उनको मुनाफा ज़्यादा होता है, और दूसरों को ज़्यादा मेहनत करके भी कम इम्पैक्ट होता है। ये थोड़ा सा इम्पैक्ट होता है हमारे प्लैनेट्स का, ठीक है। अच्छा, प्लैनेट्स भी अगर अब लोगों की कंट्रोवर्सी आती है कि ऐसे उस पर क्रॉस क्वेश्चन करते हैं कि मान लीजिए कि दोनों जुड़वा हैं, तो दोनों के अलग अलग कैसे हुए, तब तो दोनों के स्टार्ट सेम है। मैं कहता हूँ ठीक है स्टार्ट सेम है। हमारा जो 5th हाउस होता है कुंडली का ना, वो ऑल्सो डिफाई द वो अपना पूर्व पुण्यों का जो हमारा भाव होता है उसको 5वां भाव कहते हैं,
पुराने जन्म में आपने जो भी कर्म किए हैं, अच्छे किए हैं बुरे किए हैं, वो भी उससे डिफाइन होते हैं। अब उसके अकॉर्डिंग भी तो आपको मिलेगा ना परिणाम। तो दोनों की कुंडली अगर सेम भी है, सेम डेट सेम सेकंड, उसके बावजूद अगर रिजल्ट अलग है तो वो आपका 5th हाउस जो है वो इम्पैक्ट डाल रहा है। ओके। तो इसलिए आपके प्लेनेट का भी इम्पैक्ट पड़ता है। और लेकिन मुझे लगता है लोगों के साइकोलॉजिकल गेम ज़्यादा होती है ये। अगर मैंने ये सोचना बंद कर दिया कि आपको क्या क्या स्ट्रगल, आपको क्या क्या बेनिफिट हो रहे हैं और मुझे नहीं हो रहे, तो मेरी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये अपने आप को कंपेयर करना तो छोड़ देना चाहिए कि भाई उसको उसने तो यार, वो तो उनके माता पिता ने बहुत पैसा कमा के दिया हुआ है, अरे छोड़ो ना यार, अपना देखो तुम। करेक्ट। कंपेयर करना सही नहीं है और फिर आप हमेशा परेशानी में रहोगे, आपको हमेशा लगेगा कि आप प्रॉब्लम में ही हो। तो सर जैसे अगर मान लो एक बंदा है, वो बिजनेस कर रहा है या वो जॉब कर रहा है, ओके, अगर उसको लाइफ में बहुत ज़्यादा उसके स्ट्रगल है, ठीक है, एक पीरियड आता है हर किसी की लाइफ में आता है कि यार बिजनेस भी नहीं चल रहा या जॉब भी करी, वहाँ पे भी कुछ सफलता नहीं मिल पा रही है उसको, बहुत परेशान है वो अपनी लाइफ में। तो आपके अकॉर्डिंग उसको सबसे पहले क्या वो स्टेप्स करने चाहिए? लाइक अगर आप 3 या 4 स्टेप्स बताओ कि भाई पहले ये 3 या 4 स्टेप्स करो, तब जाकर के आपको एक रास्ता मिलेगा इस प्रॉब्लम से, स्ट्रगल के फेस से बाहर निकलने का। देखिए, सबसे पहले तो अगर आपको ट्रस्ट है एस्ट्रोलॉजी में तो आप अपना चार्ट रीड करवाइए। ओके। कि प्रॉब्लम कहाँ पर है, कहाँ पर आ रही है। ठीक है। प्रॉब्लम मान लेते हैं कि देखो इसमें ना, मतलब रिलीजन भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारा जो हिंदू धर्म है उसका बहुत बड़ा रोल है एस्ट्रोलॉजी में। ओके। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों ने चार्ट नहीं रीड करवाया, हम लोग ऐसे ही नहीं, आज ये कर लेते हैं कल वो कर लेते हैं, परेशान रहते हैं। चार्ट रीड करवाइए, सिंपल से पहले स्टेप है चार्ट रीड करवाइए। आपने उसमें देखा कि क्या क्या इंपैक्ट है, एस्ट्रोलॉजर आपको क्या सजेस्ट कर रहा है। एस्ट्रोलॉजर ने रेमेडीज बताई। रेमेडीज 2 तरीके की होती हैं, एक होती है जो आप पूजा पाठ मंत्र उच्चारण के थ्रू आप कर सकते हैं, और उसके साथ साथ एस्ट्रोलॉजर रिकमेंड करता है कि आप कोई जेमस्टोन पहन लो। ओके। अब दूसरा स्टेप में आता है आपको ट्रस्ट कितना है उस रेमेडी पर। अगर आपको अपने डॉक्टर पर ट्रस्ट नहीं होगा तो उसकी दवाइयाँ काम नहीं आएंगी, नहीं आती, बिल्कुल ठीक है। तो आपको उन मंत्रों पे, आपको भगवान पे भरोसा रखना पड़ेगा कि आप जो रेमेडीज कर रहे हो, भगवान से माफ़ी मांग रहे हो या भगवान को कह रहे हो कि कृपा करें, तो वो आपके ऊपर कृपा कर रहे हैं, ऐसा आपको फील करना पड़ेगा जी, ठीक है। प्रॉब्लम आ रही है। अब इसमें बीच में मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि लोग बोलते हैं कि मैं जितना ज़्यादा पूजा पाठ करता हूँ उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो मतलब प्रॉब्लम आपको दिख रही है वो प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम तो और बड़ी बड़ी है जो आपके पास नहीं आ रही पूजा पाठ के चक्कर में। तो आपने चार्ट रीड करवाया, आपने रेमेडीज फॉलो करी, एंड देन स्टार्ट फीलिंग इट कि यू आर गेटिंग इम्प्रूव एवरी डे। तो ये 3 चीज़ें हैं, और इसमें तीनों में एक कनेक्शन है, कॉमन कनेक्शन, वो है ट्रस्ट। वो आपको रखना पड़ेगा। एस्ट्रोलॉजी में कोई फेक चीज़ नहीं है ये। बहुत सारे लोग बोलते हैं, जैसे आपने भी मेरे को बताया ना कि लोग ऐसे बोलते हैं साइकोलॉजी के साथ है। भाई साइकोलॉजी के साथ तो तब होगी जब मैं आपसे बात करूंगा। मैं आपका चार्ट रीड कैसे मतलब चार्ट रीड करके मैं आपको बता रहा हूँ, तो साइकोलॉजी कैसे हो सकती है? समझ आ मतलब सिंपल सी बात ही है। तो सर इसमें अगर हम जैसे एक बिजनेसमैन के प्रोस्पेक्टिव से अगर देखें तो कई बार क्या होता है कि बिजनेसमैन जैसे मैं आपको बताऊं, मैं आपको अपना एग्जांपल दूं तो 2017 से मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया, 2017-18 से ऑलमोस्ट 6-7 साल हो गए। मैंने एक चीज़ नोटिस की है अपने उसमें कि हम लोगों ने काफ़ी ऑफिस चेंज किए, हमने कोवर्किंग स्पेस से भी काम किया है, खुद के कोवर्किंग स्पेस से भी, सॉरी खुद के ऑफिस से भी काम किया है। तो कई बार क्या होता है कि मतलब एक पैटर्न मैंने नोटिस किया है, अब मुझे नहीं पता वो कितना सही है कि कितना गलत है। हर बार जब भी हम ऑफिस में आते हैं तो हम उस ऑफिस में पूजा करवाते हैं या हवन करवाते हैं, तो हमारे साथ उल्टा होता है। जिस ऑफिस में हमने आज तक पूजा करवाई है, मतलब जो हवन करवाया है, उस ऑफिस में हम 3 महीने से ज़्यादा टिके ही नहीं है। ओके, मतलब 3 महीने 4 महीने में हमको खाली करना पड़ गया ऑफिस, ठीक है। जैसे अभी यहाँ का भी अगर एग्जांपल लो तो हम नीचे 7th फ्लोर में थे इस गैलेक्सी ब्लू सफायर प्लाजा के, और 7th फ्लोर में थे, हमने वहाँ पे पूजा कराई, हवन सब कुछ कराया, एंड देन पता नहीं क्या हुआ, ये कोवर्किंग स्पेस ओपन हुआ, हमको यहाँ पे सिटिंग वगैरह पसंद आई, नीचे वाले ऑफिस स्पेस में प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो गई। कभी वो एसी काम नहीं कर रहा है, कभी सफाई वाला नहीं आ रहा है, बहुत प्रॉब्लम है। एम्प्लॉयज़ को भी उनको भी दिक्कत हो रही है, जो टीममेट्स हैं, और मेरे को भी दिक्कत हो रही है। एंड देन फिर हम लोगों ने सिक्योरिटी डिपॉजिट भी छोड़ा और 4 महीने में ही ऊपर यहाँ पर शिफ्ट हो गए। सेम ऐसे ही सक्सेस3 वाले में हुआ कि मतलब इन शॉर्ट कि जिस ऑफिस में हम पूजा करवा रहे हैं वहाँ पे हम रह ही नहीं पा रहे, और जिस ऑफिस में हम बिना पूजा के जा रहे हैं वहाँ हम 2-2 साल 3-3 साल तक वहीं पर है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या मतलब ये क्या चीज़ पड़ती है, मतलब ये इस चीज़ से? ये ना कोइंसिडेंस है आपके साथ में। मैं ये पूरी तरीके से मानता हूँ जी। अच्छा, अब होता क्या है कि जैसे आपने बोला कि अलग अलग लोकेशन पे आपने किया है ना। अब 2 चीज़ें इसमें काम कर सकती है। एक तो ये है
जहाँ जहाँ आपने लिया वहाँ वहाँ वास्तु के हिसाब से अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं रहा हो सकता है नेगेटिव ना पड़ रहा हो, लेकिन क्योंकि वो सूट नहीं कर रहा इसलिए आपको अपने का चेंज कर देते हैं, आपके माइंड में ये इंट्यूशन आई कि चेंज कर लेते हैं चलो। अब दूसरा होता है, मैंने आपको बताया कि प्लानिटरी मूवमेंट है ना, जो ट्रांजिट्स मैं बोलता हूँ हमेशा, ट्रांजिट्स की जो मैं बात करता हूँ तो वो ये भी दिखाता है कि आपका जो वर्क प्लेस है या आपका जो जॉब का नेचर होगा वो एक जगह बैठ के होगा, बाहर जाके होगा, कहीं दूर अपने जन्म स्थान से दूर जाके होगा, विदेश में होगा या कहाँ होगा। इसी तरीके से मतलब जो सेटअप है, सेटअप का भी इम्पैक्ट पड़ता है। जब प्लानिटरी मूवमेंट होते हैं उस पर भी कंपनी का इम्पैक्ट पड़ता है। तो मैं ये चीज़ मानता हूँ दोनों चीज़ों का कि ये एक तो आपका कोइंसिडेंस हो गया, और दूसरा ये कि एक वास्तु वाला जो है वो भी इम्पैक्ट हो सकता है, लेकिन इसमें पूजा का कोई वो नहीं है। भगवान कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं करेंगे मतलब। Correct. और ये भी हो सकता है कि उस पूजा करने की वजह से ही आपको दूसरी जगह भेजा गया हो कि और बेटर आपको परफॉर्मेंस हो। मतलब मेरे हिसाब से अगर आप ये बात कर रहे हैं तो आपको लॉस तो नहीं हुआ होगा मतलब एज सच ना। तो पूजा पाठ का तो इम्पैक्ट नहीं है ये जी। और पूजा पाठ का अगर इम्पैक्ट है तो वो पॉजिटिव इम्पैक्ट है फॉर श्योर। तो वो इसलिए हुआ होगा कि आपने भगवान पे विश्वास किया, भगवान ने कहा ठीक है ये जगह आपके लिए सूट नहीं करती, आप दूसरी जगह जाइए, ये जगह भी सूट नहीं करिए और आप स्ट्रगल करके आप बेस्ट जगह पहुंचेंगे, है ना, इजिली आपको मिल जाएगी तो आपको उसकी वर्थ नहीं रहेगी ना। तो वो भी एक चीज़ है, ये मेरा खुद का ओपिनियन है मतलब। अच्छा, इसमें जैसे अगर मैं बताऊं तो जितने भी बिजनेस ओनर्स हैं जो ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, बिजनेस ओनर्स के साथ में मेनली प्रॉब्लम क्या होती है कि अभी हमने लाइफ पार्टनर्स के बारे में बात करी कि भाई लाइफ पार्टनर ख़राब मिल गया या पहले कुंडली मिला ली, तो लाइफ पार्टनर्स के लिए मेनली लोग कंसर्न होते हैं। बट लाइफ पार्टनर से मैं जो मानता हूँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका बिजनेस पार्टनर, जो लोग बिजनेस साथ में कर रहे हैं। सो ट्रू। क्योंकि अगर आपको मान लो एक बार के लिए आपको लाइफ पार्टनर खराब मिल गया, ठीक है आपकी थोड़ी लाइफ खराब होगी, आप रीस्टार्ट कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें होंगी, स्ट्रेस वहाँ पर भी होगा। सेम तरीके से अगर आपका बिजनेस पार्टनर खराब मिल गया है आपको, तो आपको पैसों का लॉस तो होगा ही, साथ में स्ट्रेस भी है, बहुत सारी चीज़। तो दोनों मैं नहीं कह रहा कि ये ज़्यादा बुरा है वो ज़्यादा बुरा है, बट लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर मैं दोनों ही सेम तरीके से समझता हूँ। अगर आपने गलत लाइफ पार्टनर चूज कर लिया तब भी आप फंसोगे, और एक गलत बिजनेस पार्टनर मतलब चूज कर ले तो भी आप फंसने वाले हो। तो सर मेरा सवाल ये था आपसे कि जिस तरीके से हम लाइफ पार्टनर चूज करने से पहले, जो लोग एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं वो लोग बहुत सारी चीज़ें चेक करते हैं, सेम क्या हमें ऐसे ही एक बिजनेस पार्टनर चूज करने से पहले भी देखना चाहिए? मैं ये रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि देखिए ये आप कोई टेम्परेरी चीज़ नहीं कर रहे हो। हाँ। जब आप समझिए यू आर मैरिंग विद योर बिजनेस, सिंपल सी बात है, मैं आपको बताता हूँ कि ना बिजनेस, आपका बिजनेस ना आपकी गर्लफ्रेंड की तरह है जी। जितना आपको ध्यान गर्लफ्रेंड का देना पड़ेगा उतना ही बिजनेस का देना पड़ेगा। बिजनेस का कई पर्सपेक्टिव में और वास्ट हो जाता है, क्योंकि बिजनेस से आपका घर चलेगा। हाँ। और आपकी होने वाली जो वाइफ है वो भी इससे बेनिफिट लेंगी। तो मुझे लगता है कि आपका जो पार्टनर है वो बहुत वाइजली चूज़ करना चाहिए, वेदर इट इज़ वाइफ और बिजनेस का हो, आपको बहुत वाइजली चूज़ करना चाहिए। और हाँ, आपको अपना चार्ट रीडिंग जरूर करवानी चाहिए अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं आपको जस्ट अभी 1 महीने पहले की बात बताता हूँ। मेरी एक एक्स कलीग रही हैं, बहुत अच्छी फ्रेंड है मेरी, तो उन्होंने एक बिज़नेस स्टार्ट किया साउथ इंडिया में। एंड वो बिलोंग यहीं से करती हैं, NCR से ही, लेकिन वो साउथ इंडिया में जाके उन्होंने बिजनेस पार्टनर किया था। अच्छा, तो मेरे को अभी मेरे कुछ वीडियोस वगैरह उन्होंने देखे तो वो सरप्राइज़ हो गई कि मैं एस्ट्रोलॉजी का मतलब कैसे जानता हूँ। तो उन्होंने मेरे को पूछा कि मेरा भी बताओ थोड़ा सा, बिजनेस ठीक नहीं चल रहा। तो मैंने कहा क्या, वो अभी तो स्टार्ट हुआ था। देन शी सेड कि मतलब जो पार्टनर था, पार्टनर ने चीटिंग करी है। ओके, ठीक है। अब यार 1 महीना हुआ है बिजनेस ओपन के, उसी में चीटिंग हो गई। सोचिए कितनी हर्टफुल बात है ये, बहुत ज़्यादा। ये अगर हम सिनेरियो में जाके देखें तो बहुत दुख वाली बात होती है कि आपने किसी पर ट्रस्ट किया, वो ट्रस्ट आपका तुरंत तोड़ के चला गया। मतलब ये भी नहीं कि बिजनेस बहुत अरबों का हो गया, वो तो समझ में आती है बात, चीटिंग कर लिया और स्टार्टिंग में कर लिया। तो मेरे हिसाब से आपको पार्टनर बहुत वाइजली चूज करना चाहिए और आपको चार्ट ट्रेडिंग जरूर करवानी चाहिए। और ये बिल्कुल मुंह पे बोलना चाहिए कि यार अपना बर्थ डिटेल दे और मुझे तेरी वो करनी है, कुंडली रीड करवानी है। क्यों? क्योंकि मुझे फ्यूचर साथ में अच्छा करना है। मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि कल को मैं खुद चीटिंग करके भाग जाऊं। भाई क्या भरोसा है, तू भी मेरी कुंडली ले और चेक करवा ले, बेटर रहेगा कि क्या चीज़ है। बिल्कुल क्लैरिटी रखो, ये दोनों चीज़ें मतलब अंधेरे में। और जहाँ पर भी हिचकिचाहट आई वहाँ आपको पहले से समझ में आ जाना चाहिए कि इंसान कितना सच है
और कितना झूठ है। वही है, क्योंकि अगर आपका स्टार्टिंग में ही आपके मनमुटाव चल रहे हैं या कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है तो आगे तो आप नहीं कर सकते। नहीं कर सकते सर वो। वही, इसी में अगर मैं बिजनेस में थोड़ा और इसको हम समझने की कोशिश करें तो बिजनेस में एक चीज़ और होती है। तो एक चीज़ तो बिजनेस का पहला एलिमेंट तो आपका पार्टनर ही होगा। अगर आप सोलो कर रहे हो, अकेले कर रहे हो तो दैट्स गुड। अगर आप पार्टनर में कर रहे हो तो आपको देखना चाहिए कि भाई क्या पूरा इक्वेशन बैठ रहा है। इसी के साथ साथ में सर कई बार कैसा होता है कि किसी नए बिजनेस में घुसने से पहले भी लोग बहुत ज़्यादा चीज़ों को चेक करते हैं कि मैं ये इस बिज़नेस में जाऊँ या इस बिज़नेस में मैं ना जाऊँ। जैसे मैं आपको एक इंसिडेंट बताऊँ तो हम लोग मुंबई में थे, तो मुंबई में मैं उन्होंने चाणक्य नीति करके, कॉर्पोरेट चाणक्य करके एक बुक लिखी है। मैं अच्छा। ऑथर का नाम मेरे को राधा कृष्णन ऐसे कुछ उनका ऑथर का नाम है। तो उनके इवेंट में थे हम। तो जब हम उनके इवेंट में थे तो उनसे ना हम लोगों ने एक सवाल मतलब पूछा था। तो किसी ने सवाल पूछा मतलब ऑडियंस में से कि यही कि आपके कर्म कितने इम्पैक्ट डालते हैं वगैरह वगैरह। तो उन्होंने एक स्टोरी सुनाई, काफ़ी इंटरेस्टिंग थी कि उनके कोई पार्टनर थे या दोस्त थे उनके, तो उन्होंने बहुत सारे बिजनेसेस किए, ठीक है, बहुत सारे बिजनेस। मतलब उन्होंने रेस्टोरेंट का बिजनेस भी करा, वो भी नहीं चल पाया, वही 2 साल चला, उसके बाद लॉस हो गया। फिर उन्होंने होटल में कुछ करा, वो भी नहीं चल पाया। ऐसे करके अनगिनत उन्होंने बिजनेसेस किए। देन फिर वो उज्जैन गए एक बार। तो उज्जैन में किसी पंडित ने उनको बोला था कि उनकी कुछ पोथरा होता है वो देख करके कि आप ना पानी से रिलेटेड कोई वो करो जी, बिजनेस स्टार्ट करो, तुम्हारा ना पानी का कुछ योग्य है, जो भी उन्होंने वो सारी चीज़ें बताई। एंड देन उसके कुछ सालों के बाद उन्होंने एक गोवा में उसका बिजनेस स्टार्ट किया। ये आपकी जेट स्की होती है, वाटर स्पोर्ट्स का। तो वो उनका बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे चल रहा है। मतलब गोवा का उनका अभी तक 60% मार्केट शेयर है उनके पास में। काफ़ी अच्छे उनकी जेट स्की उन्होंने इंपोर्ट भी करवाई है, बहुत अच्छे से चल रहा है। फिर गोवा के बाद उन्होंने थाईलैंड में भी उसको मतलब एक्सपेंड किया, बहुत अच्छा उनका चल रहा है। तो लास्ट 5 साल से वो उसमें बिजनेस में। तो मेरा ये बताने का ये रीज़न ये था आपसे पूछना कि किस तरीके से क्या ये भी चीज़ें काम करती है कि आपके प्लान के हिसाब से किस तरह के बिजनेस में आ रहे हो। जैसे अगर मैं कूद जाता हूँ लोहे के व्यापार में और मेरा अगर शनि भारी है तो मेरे से वो नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से भी कुछ चीज़ें काम करती हैं। देखिए ये बिल्कुल सही बात बोली आपने कि जो प्लैनेट होते हैं ना वो डिफाइन करते हैं आपको किस तरह का काम ज़्यादा सूट करेगा, है ना। अच्छा, अब इसमें ना जैसे कई लोग होते हैं, जैसे कि मुझे मान लीजिए मैं बोलूँ कि मुझे गारमेंट्स का काम करना है और लेकिन यार मेरा तो ग्रह बोल रहा है कि मुझे मैकेनिकल लाइन में जाना है। क्या करूँ? अच्छा, मेरा इंटरेस्ट किस में है? गारमेंट्स में, है ना, या फैशन इंडस्ट्री में। तो मेरे हिसाब से पहले तो ये है कि अगर आप कंफ्यूज हैं तब तो आप प्रेडिक्शन ले लो, आप कुंडली अपनी रीड करवाओ और देखो कि कौन सा सूट करेगा आपको। इफ़ यू आर कंफ्यूज बिटवीन 2 और 3 और 4, है ना, बिजनेसेस या जॉब्स, और अगर आप कंफर्म लो कि आपको यही करना है, देन आपको मतलब यू शुड ट्रस्ट गॉड। भगवान से आप विनती करो कि मैं इसमें ये काम करना चाहता हूँ, मेक मी सक्सेसफुल। जो भी आपकी दशा चल रही है, जो भी उस हिसाब से आपको परिणाम मिलेगा, बशर्ते कि आप कुछ जो रेमेडीज़ होती है जो एस्ट्रोलॉजर्स बताते हैं वो आप ज़रूर करें। उससे आपको पावर मिलेगी और आपके काम को भी बूस्ट मिलेगा। बट आपका ये बोलना बिल्कुल सही है कि ये डिफाइंड होते हैं कि आपको किस तरीके के काम करने चाहिए। अच्छा, इसमें सर एक मूवी थी, मतलब पॉपुलर मूवी तो नहीं है, प्रभास की, अभी आपने पता नहीं देखी है भी कि नहीं देखी, राधे श्याम करके, राधे श्याम करके शायद एक मूवी आई थी, ज़्यादा हिट नहीं हुई। उसमें वो एस्ट्रोलॉजर होता है। अच्छा, जो प्रभास का कैरेक्टर होता है वो एस्ट्रोलॉजर होता है। वो बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर होता है। उसने मतलब मूवी में ऐसा दिखाया था कि उसने इंदिरा गांधी को पहले ही बता दिया था हाथ दे करके कि आप इमरजेंसी लगाओगे इंडिया में। अच्छा। फिर इंदिरा गांधी ने उसको देश से निकाल दिया था। इस तरह से पूरी वो थी मूवी। तो उस मूवी में ना एक सीन है कि एक ट्रेन होती है, तो उस ट्रेन में जब लोगों को चलता है पता कि ये तो वही इंडिया का फेमस एस्ट्रोलॉजर है, तो वो सब उससे बोलते हैं कि हाथ दिखाओ, मतलब हमारा हाथ देखो, हमारा देखो। तो वहीं पे एक आदमी होता है, वो आदमी अपनी बेटी होती है साथ में, तो अपनी बोलता है कि मेरी बेटी का हाथ देख करके बताओ। तो बेटी का हाथ वो जब देख रहा होता है तब वो आदमी बोलता है कि इसको ना एथलीट बनना है, उसमें क्या बोलते हैं, निशानेबाजी में, ठीक है। तो प्रभास उसको बोलता है कि ये नहीं बन पाएगी। अच्छा, ये एथलीट नहीं बन पाएगी। वो बोलता है क्यों नहीं बन पाएगी, तो वो नहीं आंसर करता। वो मतलब ट्रेन का उनका स्टेशन आता है, वो निकल जाते हैं। देन थोड़ी देर बाद
उनको एक्टर को याद आता है कि भाई मैंने उन सबके हाथ देखा था, उनकी तो आयु बहुत कम थी, तो बाद में उस ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है। अच्छा। तो जितने भी लोग थे उस ट्रेन में, मोस्टली लोगों की डेथ हो जाती है, केवल वो लड़की होती है जिंदा होती है। देन फिल्म के लास्ट में एक सीन आता है, वो लड़की उससे मिलती है फिर बाहर से और बोलती है कि तुमने मेरे को बोला था कि तुम एथलीट नहीं बन पाओगी, और उसका एक हाथ जो है वो उस एक्सीडेंट में हट जाता है। हाँ। लेकिन तब भी वो लड़की हार नहीं मानती, वो पैरा ओलंपिक में एथलीट बनती है। तो चाहे उसका हाथ था चाहे नहीं था, बट वो बनती एथलीट ही है लास्ट में जाकर के। तो मेरे को आपसे ये पूछना था कि अगर किसी एस्ट्रोलॉजर ने बोल दिया कि तुम ये कर ही नहीं पाओगे, तुम इस बिजनेस में कर ही नहीं सकते, फिर भी अगर इंसान अपने कर्म पे वो करे और मेहनत करे, तो कितने चांसेस होते हैं कि वो तब भी सक्सेसफुल हो सकता है? मेरा जो बहुत अच्छी आपने बात बोली है, और मैं जो बताना भी चाह रहा था वो मैंने अभी इससे पहले जो आपने सवाल पूछा था, हाँ। उस सवाल में मैंने यही आंसर दिया था कि इन केस आपका चार्ट कुछ और कह रहा है और आपका किसी और में इंटरेस्ट है, तो आपको वो ज़रूर करना चाहिए। अच्छा, अभी सक्सेस कितना होगा? देखिए, हम जब एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं ना, या हमें पढ़ाया जाता है, तो ये दो चीज़ें होती हैं। एक तो ये होता है कि जब आप शादी करना चाहते हैं, जो एक मैंने आपको बताया था लव मैरिज वाली बात थी, इसमें बर्थ चार्ट को आप बहुत ज़्यादा मत दो, क्योंकि फिर आप भगवान के ऊपर भरोसा करते हो। सेम वे में काम को लेके है या भविष्य को लेके है कि अगर आपने डिसाइड किया कि आपको एथलीट बनना है, ठीक है, और अभी किसी ने बोला, एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि आप नहीं बन पाओगे, आप ये मतलब जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतना ज़्यादा आपके जो प्लैनेट्स हैं वो स्ट्रांग होंगे, और आपने जितने ज़्यादा अच्छे कर्म, जितने ज़्यादा मेहनत करेंगे, भगवान भी उतना आपको साथ सपोर्ट करेंगे। तो मतलब ऐसा नहीं है कि एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्ट करता है, अगर उसकी प्रेडिक्शन सही है तो प्रेडिक्ट करेगा कि हाँ ठीक है, आप ये नहीं, मतलब प्लैनेट्स बता रहे हैं कि आपका ये पॉसिबिलिटी कम है ना, नहीं बन सकते, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, या ऐसा नहीं बोला जाता आइडियली। वो फिल्म थी इसलिए उन्होंने बोला होगा। तो एस्ट्रोलॉजी में ये होता है कि आपके चांसेस इसमें थोड़े से कम है, बट नील नहीं है। आप मेहनत करेंगे, और मुझे लगता है कि ना, कि अगर आपका मन है फोटोग्राफर बनने का, तो आप कितने भी मैकेनिकल लाइन में घुसे रहो, आप अच्छे मैकेनिकल इंजीनियर तो नहीं बनोगे, क्योंकि आपका इंटरेस्ट वो है। जहाँ आप इंटरेस्ट होता है, जहाँ आपकी कला आपको कह रही है करने को, या आपका जहाँ मन कह रहा है, मुझे लगता है उस पर आपको ट्रस्ट करना चाहिए और आप जाओ उसके साथ में। एस्ट्रोलॉजी को आप मार्गदर्शन के तौर पे आप ले सकते हैं कि आपको एक रास्ता दिखा रहे हैं, या जी आपको रास्ता दिखा रहे हैं कि हाँ, मतलब कंफ्यूज हूँ तो मैं क्लियर हूँ कि मुझे क्या करना है, तब तो मैं वही करूँगा। और हाँ, मैं भगवान से प्रार्थना जरूर करूँगा हमेशा। तो सर, अभी जैसे आपने, जब मैं स्टार्टिंग में बात करी कि आप आईटी इंडस्ट्री में थे, देन आप मार्केटिंग में भी आए, मीडिया में आए, देन आपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर भी काम किया, तो अभी आप किस एस्ट्रोलॉजी उस पर काम कर रहे हो? देखिए, अभी तो मैं वैसे मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहा था, लेकिन ठीक है, अभी आपसे बात हो रही है तो मैं बताता हूँ। मैं एक एस्ट्रोलॉजी का प्रोडक्ट है टॉक टू गुरुजी। ओके। मैं उसको बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ, और जहाँ पे मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म रेडी करने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ पे लोगों को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे पाऊँ। ओके। है ना, लोगों के मिसकंसेप्शन दूर कर पाऊँ। मेरा मोटिव नहीं है मिसकंसेप्शन दूर करना, लेकिन जहाँ पे लोगों को कन्फ्यूजन है उसको मैं डेफिनेटली दूर करना चाहूँगा, और मैं एस्ट्रोलॉजी के एक अच्छे पार्ट को सामने लाके दिखाना चाहता हूँ कि आप इसका यूज़ करके कितना बेनिफिट आप ले सकते हैं अपनी ज़िंदगी को आगे बेहतर बनाने में। अच्छा। तो ये मेरे प्रोडक्ट का नाम है टॉक टू गुरुजी, जहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे फ्यूचर में। आप तो इसमें से जैसे आपने बोला कि मैं एस्ट्रोलॉजी के एक सही पार्ट को मतलब दिखाना चाहता हूँ, तो अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो हर चीज़ में अच्छे लोग भी होते हैं और बहुत सारे बुरे लोग भी होते हैं। जी। कुछ लोग होते हैं जो एस्ट्रोलॉजी का फ़ायदा उठा करके लोगों को डरा धमका करके, जैसे आपने भी कई पॉडकास्ट की क्लिप्स देखी होंगी इंस्टाग्राम पे, वो कुछ का कुछ बोलते हैं कि शमशान घाट में जा करके ये कर लो, तुम्हारा ये हो जाएगा, उसका ये कर दोगे, ये कर, मतलब बहुत ज़्यादा अंधविश्वास, ये सब चीज़ें फैलाते हैं। तो आप कैसे, कुछ एक चेकलिस्ट है आपके पास, या आप मतलब जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको साथ शेयर करना चाहोगे, भाई अगर आपको एक जानना है कि ये एक सही एस्ट्रोलॉजर है या ये ऐसी आपका पागल बस पैसों के लिए आपके साथ बात कर रहा है, पैसे लेगा और उसके बाद कुछ भी नहीं करेगा, तो क्या 3-4 चीज़ें देखनी चाहिए एक एस्ट्रोलॉजर में? देखिए, सबसे पहले ना, देखिए क्या होता है ना कि मैं एक अच्छे, मतलब जो हमारे गुरु जी थे ना, मैं आपको एक शुरू से बताता हूँ एक चीज़, कि जो हमारे गुरुजी हैं वो उन्होंने हमें बताया कि अगर इंसान अपने जीवन काल में एस्ट्रोलॉजी का 3% भी सीख ले
हाँ। तो वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अच्छा। ठीक है, अपने पूरी ज़िंदगी में, अब पूरी ज़िंदगी को आप 100 साल में मान सकते हैं। 100 साल में अगर वो एस्ट्रोलॉजी का 3% भी जान जाए, बहुत बड़ी बात होती है। अब अच्छे एस्ट्रोलॉजर की क्या निशानियाँ रहती हैं? एस्ट्रोलॉजर की, अच्छे एस्ट्रोलॉजर की निशानियाँ ये रहेंगी, जब वो आपका चार्ट रीड करेंगे तो वो आपसे कंफर्मेशन नहीं लेंगे, मतलब ऐसा नहीं करेगा कि क्या क्या चीज़ हुआ था आप बताओ मुझे, फिर मैं आपको बताता हूँ। वो आपको बताएंगे कि ये चीज़ हुई थी, है ना। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि ये चीज़ हुई थी, नहीं ये चीज़ नहीं हुई थी, अच्छा ये हुई थी, हाँ ये हुई थी। कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें नहीं होती हैं। अब उसमें सीन क्या होता है, जैसे मान लीजिए फर्स्ट हाउस, मैंने आपको बोला फर्स्ट हाउस में बहुत सारी चीज़ें इम्पैक्ट कर रही हैं। अब मैंने आपसे पूछा कंफर्मेशन के लिए, जस्ट टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट योर चार्ट, मैंने आपसे पूछा कि ये चीज़ें आपके साथ में हुई हैं, इनमें से कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हुई हैं। आपने बताया कि 10 चीज़ें आपने जो बोली हैं, उनमें से 7 चीज़ें हुई हैं, 3 नहीं हुई हैं। तो मेरे को एक पर्सपेक्टिव मेरा क्लियर हो गया कि हाँ, मान लीजिए वो 7 चीज़ें जो हैं आपके हेल्थ से रिलेटेड है। तो मेरे को एक चीज़ समझ में आ गया कि हाँ, जो प्लैनेटरी मूवमेंट में जो इसके चार्ट में मुझे चीज़ें दिख रही हैं, एक है कि हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं, एक है वेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं, एक है फैमिली इश्यूज़ हैं। तो इसमें मेजरली जो है वो हेल्थ रिलेटेड है। तो अगर हम चेकलिस्ट की बात करें और हम ये देखें कौन सा एस्ट्रोलॉजर बहुत अच्छा है, तो सबसे पहले तो आप ये चीज़ मान के चलिए कि उसको आपका चार्ट रीड करते ही आपकी करंट स्थिति बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, और आपको जवाब जब देना है तो बड़े सोच समझ के देना है। वो क्या सवाल कर रहा है, वो ट्रिकी सवाल भी हो सकता है, अगर एस्ट्रोलॉजर मतलब बहुत सारे लोग हैं ना, आपको पता है, तो वो एक ट्रिकी सवाल कर सकता है कि आपकी चीज़ें जानने के लिए। लेकिन आपको ये चीज़ समझना है कि वो सवाल क्या कर रहा है। अगर उसने ये चीज़ पूछा है कि आपके साथ में आपके हेल्थ इश्यूज़ ये चीज़ें रही हैं, तो इसका मतलब वो क्लियर है कि आपको क्या क्या इश्यूज़ हो रहे हैं, है ना। हो रहे हैं। और वो ज़्यादा चीज़ बोलेगा, आपसे नहीं बुलवाएगा, वो बताएगा आपको ज़्यादा चीज़ें, ये चीज़ें हुई हैं। अच्छे एस्ट्रोलॉजर की ये निशानी होती है, वो आपको चीज़ें बताता है, और वो पास्ट की चीज़ें ज़रूर बताता है कि ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि हाँ, यू आर गोइंग ऑन अ राइट डायरेक्शन। ठीक है, वो आपको पास्ट की चीज़ें बताएगा, फिर आपको करंट की चीज़ें बताएगा, और आपकी सारी कैलकुलेशंस करके वो बताएगा कि ऐसी ऐसी संभावनाएं बन सकती हैं। एंड वन मोर थिंग, अच्छा एस्ट्रोलॉजर वो होता है जो आपको कभी भी डराएगा नहीं। जहाँ आपको बोल दिया कि आपका, अरे आपको तो बहुत गंभीर समस्या होने वाली है, समझ लीजिए कि वो मतलब आपका चूना लगाने वाला है। वो अच्छा एस्ट्रोलॉजर ये होता है कि हम ना मतलब मैं अपने आप को बहुत अच्छा तो नहीं बोलूँगा, मैं मतलब एस्ट्रोलॉजी का कितना जानता हूँ मुझे नहीं पता, मैं अपनी तरफ से सही जानने की कोशिश करता हूँ, अभी भी पढ़ता ही हूँ मैं, लोगों से पूछता रहता हूँ, गुरुओं से अपने पूछता रहता हूँ। लेकिन मेरे को ये चीज़ लगता है कि अगर हमने कहीं प्रेडिक्शन दी है ना, तो हम आपके आने का पर्पस आपका पॉजिटिव करना है। मेरे को आपको डरा के आपसे पैसा कमाना नहीं है, आपको पॉजिटिव करना है। और हाँ, एस्ट्रोलॉजर जो लोग मतलब ना, कई लोग ऐसे होते हैं एस्ट्रोलॉजी को बिजनेस, अरे यार बेकार बिजनेस, अरे यार ये तो लूटने वाला बिजनेस है। भाई साहब एक चीज़ बताइए, जिसने अगर अनाथालय खोला हुआ है, क्या वो पैसे नहीं कमा रहा उससे? उसको भी तो रोजगार की जरूरत है ना भाई, उसको भी तो सारी चीज़ें मैनेज करनी है, कैसे करेगा? तो भाई एस्ट्रोलॉजर जो है, मुझे नहीं लगता कि आपको एस्ट्रोलॉजी को ऐसे धंधा देखना चाहिए, नेगेटिव उसमें देखना चाहिए, अनटिल अनलेस एस्ट्रोलॉजर चूना ना लगा रहा हूँ। ये तो वही वाली बात होगी कि अब लोग तो ड्रग्स बेच के भी पैसे कमा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। ओके, तो आपको ये देखना चाहिए कि आप जो जिस चीज़ से पैसे कमा रहे हो, उस चीज़ से कितना इम्पैक्ट आ रहा है ना, सोसाइटी में और बाकी लोगों की लाइफ में। आपको मेरे से बात करने के बाद में खुद के अंदर कितना कॉन्फिडेंस फील हुआ, तो वो मेरी तो अर्निंग वही है मेजरली। तो वो सब तो चलो, पैसे तो मॉनेटरी गेन तो अलग है, लेकिन अगर मेरा क्लाइंट अगर मेरे से बात करने के बाद में वो सुपर चार्ज हो चुका है और उसके अंदर एनर्जी आ चुकी है, तो मेरे लिए वो एक रिवॉर्ड है। और अगर मेरे से बात करने के बाद में उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल 100 पर था, वो 50 पे आ गया, वो डर में बैठ गया, वो तो फिर मतलब लालसा है पैसे कमाने की। तो आपका जो प्रोडक्ट जो आप लॉन्च करने वाले हो, तो उसमें आप इन सारे पैरामीटर्स को किस तरीके से देखते हो? देखिए, मेरा ना इसमें कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर पूरा ध्यान रहेगा। ओके। क्योंकि देखिए, मैं ये मानता हूँ कि अगर आपका भी फैमिली डॉक्टर कोई ना कोई होगा, हाँ, है ना, आप अपने फैमिली डॉक्टर पे ही जाते हो। करेक्ट। आप किसी हॉस्पिटल में नहीं भागते हो इमरजेंसी हो। तो मैं ये चीज़ चाहता हूँ कि जो भी मेरे पैनल पे एस्ट्रोलॉजर्स रहेंगे, वो आप सभी के लिए, हम सभी के लिए एक फैमिली डॉक्टर की तरह फैमिली एस्ट्रोलॉजर बन के रहें, कि हाँ नहीं मेरे एस्ट्रोलॉजर को पता है सब कुछ।
तो मैं उस लेवल का गेन करना चाहता हूँ, ट्रस्ट। अब उसके लिए मैंने अलग अलग पैरामीटर्स बनाए हैं। मेरा पर्सपेक्टिव पैसे कमाने से ज़्यादा कस्टमर सेटिस्फेक्शन पर है, और कस्टमर सेटिस्फेक्शन पर इसलिए क्योंकि अगर आप एक बार कंफर्म हो गए तो आप 10 लोगों को रिकमेंड करोगे मुझे, ठीक है। मैं आपसे झूठ बोल के एक बार को पैसा कमा लूंगा, लेकिन जहां 10 बार की बात आई ना तो आप बोलोगे यार उधर मत जाना, वो लोग पैसा ले लेते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग ऑलरेडी हैं अभी मार्केट में जो प्लेयर्स हैं, बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो एक बार पैसा आ जाए बस। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी जो ब्रांडिंग है और आपका जो मतलब ऑरा है ना, वो आपका पॉजिटिव स्प्रेड होना चाहिए। लोग एक बार आए ना, वो 10 लोगों को और 100 लोगों को बता के जाएं कि नहीं यार उस पर जाना, कहीं पे जाने की जरूरत नहीं, वहाँ पे जाओ। तो मैं ऐसे बहुत सारे मैंने चेकलिस्ट बना रखी है उसके लिए, और मैंने देखा है कि मतलब किस तरीके से हम लोग उसको इंश्योर कर सकते हैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन को। बस यही है मेरा कि वो भरे। और मेरे अकॉर्डिंग एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा बिजनेस है कि आप कितना भी एड्स में खर्चा कर लो मार्केटिंग में, वो काम नहीं करेगा अगर तुम्हारा कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी में कस्टमर ही तुम्हारी मार्केटिंग करता है। फर्स्ट टाइम आप आ जाओगे, वही आपने मेरे को 500 रुपये दे दिए, आपने वॉलेट में रिचार्ज किए, 500 रुपये दे दिए, लेकिन आप 10 लोगों को मना कर दोगे अगर मैंने ठीक से प्रेडिक्शन नहीं किया तो, ठीक से नहीं प्रॉब्लम नहीं समझी। और मैंने सिर्फ पता क्या करते हैं आज के टाइम में, प्लेटफॉर्म की मतलब यूजर्स की भी कमी नहीं है, प्लेटफॉर्म की भी कमी नहीं है, सही सॉल्यूशन की कमी है। आपने वॉलेट रिचार्ज कराया, आप आए अपने एस्ट्रोलॉजर से पूछा कि मेरे को ना बिजनेस में यहाँ एक्सपेंड करना है, मेरे को अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है फॉरेन में, तो क्या सही है? हाँ, तो आपकी कुंडली बता रही, आपको लव मैरिज में इंटरेस्ट है या अरेंज मैरिज में? अरे भाई मेरा जो सवाल है उसका जवाब दो ना। तो मतलब वो बातें बढ़ाने वाली बात की, ताकि वो कंज्यूम हो जाए पैसा ज़्यादा, फिर वो रिचार्ज कराए, फिर वो पैसा दोबारा दे। तो भाई मैं दोबारा जाऊँगा क्या? कोई आएगा मेरे पास? कोई नहीं आएगा। तो मैं वो नहीं हो कि वन टाइम मैं चाहता हूँ भैया आप आओ, और मतलब आप अगली बार जब आओगे ना मेरे पास तो आप खुशी बताने के लिए आओगे कि हाँ मैंने ये चीज़ प्रोग्रेस ले ली है, परेशानी के लिए नहीं कि आप दोबारा आओगे किसी प्रॉब्लम को लेके। मैं ये चीज़ चाहता हूँ मेरा कस्टमर जब रिपीट हो तो वो आए सिर्फ खुशी लेके सॉल्यूशन की, भाई आपने बताया था और आपका ये सॉल्यूशन काम कर गया। इट्स जस्ट लाइक अ डॉक्टर की, जैसे कई बार फैमिली डॉक्टर्स बोल लो, या जो अच्छा डॉक्टर होगा वो आप अगर उसके पास जाओगे तो आपको वो समझेगा पहले। आपको लेट से उसने पूछा था ये बीमारी है, फिर वो एनालाइज करके खुद ही बताएगा कि ये तो नहीं खाया था, ये खा लिया था। हाँ राइट, ये चीज़ हो गई। लेकिन अगर जो मतलब डॉक्टर ऐसा ही होगा, जनरल फिजिशियन, एक्सपीरियंस कम होगा, तो पहले वो आपसे ही पूरा पूछेगा कहाँ गए थे, क्या किया था, ये क्या था, फिर उसके हिसाब से अंदाजा लगा था तुमने वो खा लिया था तो सही होगा। हाँ, वो अपने आप ऐसा अंदाजा लगा के बोलेगा। लेकिन जो अच्छा डॉक्टर होगा वो जैसे आप आओगे वो बस गला वाला चेक करेगा तो बोलेगा कि कोल्ड हो गया, ये चीज़ वो आपको बोलने ही नहीं देगा, खुद ही वो डराएगा भी नहीं यार ये सब क्यों कर रखा है। जैसे मैं, मेरे जो एक फैमिली डॉक्टर है, तो मेरी मदर को रात में थोड़ा सा हेल्थ इशू हो गया, तो मैंने हॉस्पिटल में एडमिट कराया, तो उनको वो कैनोला वगैरह हाथ में लगा था, तो मेरा जब डॉक्टर के पास ले गया तो यार ये क्या है, मैंने बताया ऐसे, कहने नहीं हटाओ इसको, कोई ज़रूरत नहीं है सबकी। तो डॉक्टर ने जो हॉस्पिटल्स ने जो लिस्ट रखे थे चेकअप्स की, वो सब उसने डिनाई कर दिया, कह रहे जरूरत नहीं है इन सबकी, और मम्मी 2 दिन में ठीक हो गई। वही मतलब फिर अब मैं हॉस्पिटल के ट्रस्ट में रहता तो मैं 50 टेस्ट करा लेता तब तक, तो ना खर्चा भी आता। वही वाली चीज़ आप बोल रहे हैं, वॉलेट वाला ही गेम है वहाँ पर भी। वो तो जो ये टेस्ट कराओ, मुझे ये नहीं करना है, मुझे ये नहीं करना, मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म लोगों को प्रोवाइड करना है जो लोगों को लगे कि यार ठीक है, मतलब मेरे को कहीं और जाने भटकने की ज़रूरत नहीं है। एंड एक और उसमें रहेगा कि मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मतलब प्लेटफॉर्म यूज़ करने ढंग से नहीं आता या सही सिलेक्शन नहीं होता, तो हम लोगों ने उसमें भी काम कर रहे हैं कि हम प्लेटफॉर्म को इतना इजी बना दें कि जिसके पास भी स्मार्टफोन है वो उतना ही इजी तरीके से चला पाए उसको। मतलब जिसने एक बार पेमेंट कर दी है, वॉलेट रिचार्ज कर लिया, उसको बाकी कहीं किसी चीज़ की दिक्कत ना हो, प्लस में सेटिस्फेक्शन रहे। मेरा तो यही मानना है, सेटिस्फाई रहेंगे तो मेरे को बिजनेस आता रहेगा, वो बिजनेस चलता रहेगा। बिकॉज एट द एंड मेन चीज़ ये है कि कस्टमर सेटिस्फाई रहे, बिकॉज अगर कस्टमर सेटिस्फाई है तो बिजनेस तो अपने आप ही ग्रो करेगा, वो सब चीज़ें आती रहेंगी। तो अगर हम इसी से ही बिजनेस ओनर्स की बात करें, ओके, जैसे हमारा जो एक कोवर्किंग स्पेस है, इसमें काफ़ी सारे बिजनेस ओनर्स हैं, मोस्टली बिजनेस ओनर्स ही हैं, तो कुछ एक ऐसी चीज़ जो आप मतलब रिकमेंड करना चाहो, ओके, जो बहुत सारे बिजनेस ओनर गलत करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, चाहे वो वास्तु तो नॉट
मतलब ठीक है, वो तो पूरा कोवर्किंग स्पेस है, बट इसके अलावा कुछ जो बिजनेस ओनर्स के लिए आप रिकमेंड करना चाहोगे, अगर आप ये चीज़ें करते हो तो आपके बिजनेस में ग्रोथ होने के चांसेस ज़्यादा है? देखिए मेरे हिसाब से ना अगर आप लोग जो भी बिजनेस ओनर्स हैं, अगर आप कोई भी सुन रहा है, और मेरे हिसाब से आपको सबसे पहले अगर ट्रस्ट है आपको एस्ट्रोलॉजी के अंदर, हाँ, तो आपको मेरी एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, वो ये है कि आपको अपना कुछ समय भगवान के लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा। आपको विश्वास हो या ना हो, लेकिन जो ये सृष्टि चल रही है वो उन्हीं के हिसाब से चल रही है। और क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी में हूँ इसलिए नहीं बोल रहा, मैं जब एस्ट्रोलॉजी में नहीं था मैं तभी भी इतना ही ज़्यादा बिलीव करता था भगवान पर, और मेरी और आपकी ना, आप सभी लोगों की इंट्यूशन जो है ना वो उतनी ही ज़्यादा पावरफुल रहेगी अगर आप थोड़ा सा समय डेली जो जीवन है उसमें आपने भगवान को थोड़ा सा दे दिया। अब आप कहते हो कि मेरे को चार्ट रीड नहीं करवाना, मत करवाओ चार्ट रीड, कोई बात नहीं। आपने अपने माता पिता को सही समय दे दिया और आपने भगवान में थोड़ा सा समय दे दिया ना, आपका इतना भला हो जाएगा कि आपको जो जो रुकावटें आ रही है ना वो आंख बंद करोगे वो गायब हो जाएंगी। इतनी पावर है अभी भी भगवान के अंदर, माता पिता के अंदर, मैं ये चीज़ मानता हूँ। तो अगर जिसके पास माता पिता हैं वो बहुत ब्लेस्ड हैं। जिनके पास मान लीजिए पेरेंट में अभी होता है ऐसे कि मतलब समय नहीं है, अब वो जा चुके हैं पेरेंट्स, जो भी अवेलेबल हैं, जो भी हैं अभी आपके, उनको भगवान मान के उनके साथ रहो, जितना समय हो पाए उतना समय दो। और मुझे लगता है कि सुबह उठ के थोड़ा पूजा पाठ के लिए समय निकालना कोई गलत बात नहीं है। नहीं, आपको मैं लिखित बात बता रहा हूँ, अगर आपको थॉट में क्लैरिटी नहीं है ना, आप चंद्रमा को आप स्ट्रॉन्ग कर लो अपने। अगर आपको लगता है ना कि आप बड़े कंफ्यूज हो रहे हो, यार मैं ये करूँ वो करूँ, तो इसका मतलब आपके चंद्रमा आपका जो है मून अफेक्टेड है, तो आप उसका रेमेडी कर लो। आपको देखो ना थॉट ऑफ क्लैरिटी हो जाए, बड़े इजीली हो जाएगा, उसमें कोई इस बात नहीं। आपको लगता है मेरे को ना जब 4 लोगों के आगे खड़ा होता है ना कॉन्फिडेंस नहीं आता मेरे को, आप सन की रेमेडीज कर लो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस ऐसे भर भर के आएगा कि आप 100 लोगों के आगे, 1000 लोगों के आगे बोलोगे। तो वो सब चीज़ें एक दिन में नहीं होंगी, लेकिन आपको करना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा सा भी ट्रस्ट कर रहे हो एस्ट्रोलॉजी में और अपने हिंदू धर्म में या अपने किसी भी धर्म में, कोई भी सुन रहा हो, मतलब दूसरी कम्युनिटी के भी सुन रहा हो, आप अपने धर्म में बिलीव करते हो तो आप थोड़ा सा समय अपने भगवान के लिए अपने जरूर करना चाहिए, मुझे लगता है। वो करना चाहिए। अच्छा सर, इसमें एक चीज़ जब हम स्टार्ट कर रहे थे अपनी कन्वर्सेशन को, तो हमने एक चीज़ पे डिस्कस किया था कि जो आपका पार्टनर होता है, जो आपका जिसके साथ आपकी कंपनी होती है, जो आपका साथी होता है, उससे भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है आपकी लाइफ में। ओके, तो जैसे अभी हम यहाँ इस कोवर्किंग स्पेस में हैं, आप भी बहुत सारे मेंबर्स से मिले होंगे, आपकी भी दोस्ती है काफ़ी मेंबर्स से, तो आपको क्या लगता है कि अगर मैं ऑफिस 2.0 के प्रोस्पेक्टिव से आपसे पूछूं, तो जिस तरह का यहाँ पे एनवायरनमेंट है उससे आपको क्या मतलब फील आता है कि अगर लेट्स से 2 ऑफिस स्पेसेस हैं, एक ऑफिस स्पेस है जहाँ पर हर कोई कंपटीशन में है लगा हुआ, वो आपसे सीधे मुंह बात ही नहीं कर रहा, ऑफिस में आ रहे हो सब अपनी अपने उसमें, भाई मैं इतना बड़ा हूँ, मैं इतना बड़ा हूँ, मतलब सब अपने एटीट्यूड में। वहाँ पे दूसरा ऑफिस स्पेस है जहाँ पे आपको एक नेचर मिल रहा है, अच्छे नेचर के लोग मिल रहे हैं, सब फ्रेंडली हैं, तो इससे भी क्या किसी की लाइफ में इम्पैक्ट पड़ता है? देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब मैं फर्स्ट डे आया था ना सिर्फ ऑफिस स्पेस देखने के लिए, तो ऑफिस 2.0 को जब मैंने देखा तो देखते ना ऐसे पॉजिटिविटी से आई, बड़ी ऐसा अच्छा सा लगा बहुत। अब आप एक चीज़ समझिएगा कि अगर आप क्या कहते हैं वो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है ना, जहाँ पे शहद होता है, तो सारी मधुमक्खियाँ आपको वहीं पे दिखेंगी, तो वहाँ पे कोई और नहीं दिखाई देगा, सिर्फ मधुमक्खियाँ दिखाई देंगी। क्योंकि वहाँ पे शहद है। अब वही चीज़ मैं बोलता हूँ कि जहाँ पर पॉजिटिविटी है वहाँ पे सारे पॉजिटिव लोग ही तो दिखाई देंगे। वो नेगेटिविटी अट्रैक्ट करती है नेगेटिविटी को। अगर आपने एनवायरनमेंट ही पॉजिटिव बना रखा है तो आप चाह के भी नेगेटिव नहीं हो पाते। आप मॉर्निंग में आओगे, देखो आप घर से कैसे भी आओ, आप ऑफिस में घुसोगे ना, और जो ये ऐसा पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट हो रखा है वो देखते ही मतलब मन पूरा खुश हो जाता है। तो मेरे को लगता है कि ये मैंने भी बहुत सारे, मतलब मैंने आपको बताया कि 16-17 सालों से मैं काम कर रहा हूँ, जॉब कर रहे हो आप, तो मैंने बहुत सारे कोवर्किंग स्पेसेस देखे हैं और मैंने बहुत सारे ऑफिसेज देखे हैं। मैं यहाँ पे डे 1 में आके मैं जब आया और मैं मतलब जब मैंने इमेजेस देखी थी गूगल पर, मेरे को कहीं से पता नहीं चला, मैं तो ऑफिस स्पेस ढूंढ रहा था नियर बाय में, तो मैंने जैसे गूगल पे देखा तो मुझे बड़ा अट्रैक्टिव सा लगा। मैंने शाम को 5:30 बजे गूगल सर्च किया था, 6 बजे मैं ऑफिस में था शाम को, कि मुझे डिले नहीं करना है। तो मैं आया, देखा, मतलब देखते मैं ऐसे मतलब मेरी पॉजिटिविटी लेवल ऐसे पूरा, मैंने कहा नहीं अब करना तो यही करना है,
मतलब तो फिर अच्छा उसके बाद में मेरे काफ़ी सारे लोग आए मिलने के लिए। जो लोग भी आते हैं वो देखते रहे यार मतलब क्या बढ़िया है, मतलब यार हमें भी यहाँ पे करना है, ऐसे करना है वैसे। मैंने कहा ठीक है तो समय आने दो, यहाँ पर मिलेगा काम करने को। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है ऑफिस 2.0 ने अपने आप को सबसे अलग बना के रखा है। और मुझे लगता है कि जो ये पॉजिटिविटी और जो ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ना वो अल्टीमेट है, मतलब बहुत। तो इट्स ऑल अबाउट कि आपकी लाइफ में अगर लेट्स से अगर दो लोग हैं, अगर एक बंदा है लेट्स से उसके ग्राहक खुद के खराब चल रहे हैं, लेकिन अगर कोई पॉजिटिव चीज़ उसकी लाइफ में होती है, चाहे वो कैसे भी है, चाहे वो जगह हो, जैसे आपने बोला कई बार अपना स्थान चेंज करो तब भी आपकी लाइफ में इम्पैक्ट पड़ता है, तो कई बार उसकी जो जगह है उससे भी इफेक्ट पड़ता है, जो लोग हैं आसपास के उससे भी पड़ता है। तो मतलब एट द एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट योर फॉल्ट। ठीक है तुम्हारे ग्राहक खराब चल रहे हैं, बट अगर तुम अच्छे लोगों की संगत में आओगे तो हो सकता है तुम्हारे ग्राहक भी अच्छे हो, बिल्कुल सब चीज़ें ठीक हो तुम्हारी लाइफ में। आप सिंपल से मैं आपको बताता हूँ, देखिए इसमें ना जैसे ऐसा होता है कि आप जब मैनिफेस्ट करते हो चीज़ें, मैनिफेस्टेशन पे आपको कितना बिलीव है वैसे आप बताइए। मेरे को तो है, आपको है ना बिलीव, आप मैनिफेस्ट करते होंगे। तो मैंने बहुत मैनिफेस्ट किया है और सारी चीज़ें पूरी हुई हैं, सारी की सारी। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, अब मैं मैनिफेस्ट करने से डरता हूँ कि इतनी चीज़ें संभाल पाऊंगा कि नहीं संभाल, मतलब ये ओवर नहीं बोल रहा मैं जनरली बोल रहा हूँ कि मैंने। अब सीन क्या होता है कि अगर मैनिफेस्टेशन कब काम करता है, जब आप पॉजिटिव हो, और नेगेटिव वे में भी काम करेगा जब आप सोचोगे कि अरे यार मेरे से हमेशा प्रॉब्लम होती है, देखना कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी तब आप जैसे हैं आप वैसे ही यूनिवर्स से डिमांड करते हैं। तो आपने अगर मेरे साथ रहे आप, या मैं आपके साथ रहा और मेरे को लगा कि यार नहीं रवि जी तो बहुत बढ़िया बंदे हैं यार, हंसी मजाक करते हैं यार, ठीक है मतलब 4 बातें और समझा देते हैं मुझे, इनके बिजनेस के बारे में भी ज्ञान मिल जाता है। तो एक तो मेरा दिल खुश हो रहा है आपसे बात करके, और दूसरे आपकी पॉजिटिव वाइब्स मैं ग्रैब कर रहा हूँ, और आपकी कई कई अच्छी चीज़ों को मैं ग्रैब कर रहा हूँ। तो मैं तो बेहतर इंसान ही बनता जा रहा हूँ ना। करेक्ट। और ये वाइस वर्सा है, अगर मान लीजिए मेरी आप बुरी आदतें देखेंगे या गलत चीज़ें देखेंगे और उसको ग्रैब करने की कोशिश, क्योंकि आप नेगेटिव हैं, अगर आप नेगेटिव हैं तो आप नेगेटिव चीज़ देखेंगे, और अगर आप पॉजिटिव हैं तो आप ये देखेंगे कि नहीं यार, मतलब आप पॉजिटिव चीज़ें ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो डिपेंड यही करता है कि आज आपकी जो कंपनी है, आपके जो लोग हैं, और आपका जो एनवायरनमेंट है वो कैसा ऑरा क्रिएट कर रहा है और कैसा आपके ऊपर इम्पैक्ट डाल रहा है। और मैं आपसे हमेशा ही बात करूँगा यार मज़ा नहीं आ रहा यार, तो फिर आप मेरी शक्ल देखोगे यार इससे दूर हो यार, ये बोलेगा मज़ा नहीं आ रहा, वही है ना। तो वो चीज़ होती है, वो बहुत इम्पैक्ट डालता है, और बिल्कुल आपके ग्रहों को प्रभावित क्यों करता है, क्योंकि जब आप पॉजिटिव फील करते हो तो आपके ग्रह बहुत पावरफुल फील करते हैं, है ना। और भगवान भी कहता है कि ठीक है इसको प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उस प्रॉब्लम्स को इग्नोर करके ये अगर अच्छी बात करने की कोशिश कर रहा है या अच्छी चीज़ें देख रहा है तो लेट्स मेक हिम हैप्पी, इसको ब्लेसिंग देते हैं और चलो ठीक है आगे इसको बढ़ाते हैं। तो वो सब चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि बहुत इम्पैक्ट डालती है आपकी कंपनी, आप किस तरीके से किस लोगों के साथ हो, किन लोगों के साथ हो, तो वो बहुत मैटर करता है। जैसे आपने भी मैनिफेस्टेशन की बात करी, तो अब मैं आपको एक चीज़ मतलब एक्सप्लेन करता हूँ मेरा मैनिफेस्टेशन कैसे काम करता है। जैसे कई लोग होते हैं वो मैनिफेस्ट ना किस तरीके से करते हैं कि बस वो सोचते हैं कि मतलब उनको लगता है कि सोचने से ही सब कुछ हो जाएगा, लेकिन कुछ स्टेप्स नहीं करते, बोलते हैं कि मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रहा। जैसे मैं आपको अपना एग्जांपल लूँ तो मैं कैसे मैनिफेस्टेशन करता हूँ। जैसे 2000 आई थिंक 21 या 22 में, हाँ 1-1.5 साल हो गया, मेरे पास क्विड थी। अच्छा। कार, तो क्विड कार थी मेरी मेरी मतलब सेकंड कार थी, फर्स्ट कार मेरी i10 थी। अच्छा। तो मैंने क्विड बाई की थी, तो क्विड को भी 1.5 साल ही हुआ था। तो महिंद्रा ने वो लॉन्च की थी XUV 700। तो मेरे को मतलब लगा एड्स वगैरह देखे, काफ़ी अच्छी लगी वो कार। तो हम एक दिन लंच में सेक्टर 63 में हमारा ऑफिस था, सेक्टर 63 में ही नोएडा में उनका शोरूम है। तो हम लोग लंच में ऐसे घूमते घूमते शोरूम में पहुंच गए। वहाँ पे हमने गाड़ी देखी, अंदर से एकदम बड़ी गाड़ी, 7 सीटर गाड़ी है, सनरूफ भी है, ये सिस्टम वो सिस्टम। फिर हमने टेस्ट ड्राइव भी ली उसकी, तो मेरे को बहुत वो आई, पसंद आई। पर जब ऑन रोड थी, टॉप मॉडल का प्राइस अराउंड 30 लाख के आसपास था पेट्रोल का। तो उस समय बजट था नहीं इतना, क्योंकि क्विड से सीधा 30 लाख की गाड़ी में। तो फिर मैंने एक चीज़ करी, मैंने कहा कि इसमें वेटिंग कितनी है, क्या कब तक मिलेगी। तो उन्होंने कहा था कि 1.5 साल की वो है, इसमें वेटिंग है। मैंने कहा ठीक है। मैंने बुकिंग अमाउंट पूछा, उन्होंने बोला 21,000 रुपये इसका बुकिंग अमाउंट है। तो मैंने कहा ठीक है ट्राई करते हैं। तो मैंने वहाँ पे बुकिंग अमाउंट पे कर दिया उनको, कि मैंने कहा अभी तो लेनी है नहीं वैसे भी, और ये मिलने वाली भी नहीं है कि मेरे को जल्दी हो, बहुत ज़्यादा करनी है। मैंने 21,000 रुपये का टोकन अमाउंट दे करके हम आ गए। और देन उसके बाद में मैंने वो वॉलपेपर में लगा दिया कि भाई ये गाड़ी 1.5 साल में भी होगी, आ जाएगी। देन टाइम बीता, बहुत सारी चीज़ें हुई, और सर उसके करीब मान लो आप
1.5 साल तो नहीं हुआ, 1 साल हो गया था, महिंद्रा से कॉल आया कि मैं भूल भी चुका था, मतलब फोन में था कि रोज फोन देख करके हाँ ठीक है महिंद्रा से कॉल आया, सर आपका वो बुकिंग अमाउंट था कि आपका 2 महीने के अंदर गाड़ी हो जाएगी आपका, मतलब ऐसी इन्फॉर्मेशन कॉल आया। तो मेरे को लगा हाँ अब चेक करते हैं, तो मैंने कहा हाँ अब हम खरीद सकते हैं उसको कार को। तब 2 महीने बाद फिर मैंने पेमेंट किया पूरा, तब वही जो मॉडल का मैं टेस्ट ड्राइव लिया था, जो बुक किया था टॉप मॉडल, तब वही हम लोगों ने खरीद लिया। तो मतलब ये था कि एक तरह में हम बुक करने जब गए थे कुछ था नहीं, बट हमने हाँ 21,000 थे तो वो पे करे और एक मैन्युफैक्चरिंग कर लिया कि 1.5 साल बाद ये आपके साथ आपका बिलीव था कि भाई आएगी अभी बुकिंग अमाउंट दिया हुआ है। हाँ मतलब, और वो 1.5 साल बाद अपने आप ही सब चीज़ें हुई, बिजनेस ग्रो करा, सब चीज़ें करी, और 1.5 साल बाद देखिए अगर आपने मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, आपको अभी बहुत सारी चीज़ें अचीव करनी है। आपको बहुत मतलब आपने अपने मन में क्या क्या चीज़ सोच रखी है, लोगों को पता ही नहीं है। आपको उसी बिलीफ के साथ आगे चलना है। सिंपल सी बात ये है, आप उसी बिलीफ के साथ आगे चलो, देखो ना आपको रास्ता बनते हुए नजर आए, अपने आप ही बनेगा। अपने आप कुछ कोशिश भी नहीं करोगे, आप मेहनत करोगे अपने बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा, वो आप उसके बाद में आपको ना सब रास्ते बनते हुए, और आपको मतलब लोगों को ना, मुझे जो लगता है लोग ना थैंकफुल नहीं है। हाँ, अगर लोग थैंकफुल होने लग जाएं अपने साथ, चीज़ें जो उनको पॉजिटिव हो रही हैं, उनको चीज़ें इतनी अच्छी, मैं आपको बताता हूँ कि मेरे साथ में मतलब ऐसा है कि मेरे को कुछ भी प्रॉब्लम लगती है कि यार ये दिक्कत है, चलो ठीक है यार हो जाएगा, भगवान है ना देख लेंगे। एंड ट्रस्ट मी, मेरी वो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा दिन तक स्टे नहीं करती। मेरा कोई काम रुकता ही नहीं है भगवान की दया से, मतलब वो मैं ट्रस्ट इतना करता हूँ गॉड पे, और मैं कुछ कर्म भी अपने सही करने की कोशिश करता हूँ, मैं गलत चीज़ें करने की, मैं लोगों से यही चीज़ बोलता हूँ कि भाई मतलब आप कुछ नहीं, अपना आचरण ठीक रख सकते हैं, आप लोगों से व्यवहार ठीक रख सकते हैं, कुछ नहीं करो, लोगों से व्यवहार ठीक रख लो बस, वो उससे भी बहुत आराम मिल जाएगा। तो वो मैनिफेस्टेशन और ये जो थैंकफुलनेस है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, ये सब चीज़ें बहुत सारी मैटर करती हैं आपकी ग्रोथ पे, है ना, कि आपकी ग्रोथ क्या है, क्या है। अभी आप देखिए, आप इतना अच्छा काम करते हैं और आपके पास टीम है पूरी, और आप अगर विजन लेके चल रहे हैं, और आप विजन में आप सभी लोगों के साथ में मिल के चलेंगे, और आप हमेशा थैंकफुल में रहेंगे ना, गॉड के साथ में भी और लोगों के साथ में भी। आप देखिए आपकी जो ग्रोथ आपने 1 साल में देखी है, वो आप मतलब 6 महीने में उससे डबल ट्रिपल ग्रोथ आप देखेंगे। उसका ग्रोथ का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, कितनी हो सकती है, जितने आप करना चाहो उतनी हो सकती है, उतनी हो सकती है। मतलब वही कि इंसान जितना ज़्यादा सोच सकता है उतना ज़्यादा आप सोच सकते हैं। राइट। सर ज़्यादा और टाइम नहीं लूँगा मैं आपका, एक लास्ट सवाल आपसे पूछूंगा मैं बिजनेस ओनर्स के लिए जी। तो अगर मैं बिजनेस ओनर्स के प्रोस्पेक्टिव से आपसे एक चीज़ पूछूं कि कई बार होता है ना कि बिजनेस ओनर कंप्लीटली ब्लैकआउट होता है। ब्लैकआउट मतलब कि वो सब चीज़ें ट्राई करता है बिजनेस में, उसने मार्केटिंग भी सही चल रही है, उसकी सेल्स भी ठीक चल रही है, बट ग्रोथ नहीं हो पा रही। बोलते ना कि यार ग्रोथ नहीं हो पा रही, जहाँ थे पिछले साल अब भी यहीं पर है, बिजनेस में कुछ ग्रो नहीं हो पा रहा। तो ऐसे जो लोग होते हैं जिनकी सब चीज़ें ठीक चल रही है, रोटी पानी का खर्चा चल रहा है, बट ग्रोथ नहीं हो पा रही है, तो उस ग्रोथ के लिए कुछ रेडमी या कुछ मतलब कुछ चीज़ें कि अगर वो करें तो हाँ उनको दिख सकती है ग्रोथ, कोई कर्म तो वो कर रहे हैं जितना हो सकता है। देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, रेमेडीज़ और कर्म, जैसे मान लीजिए मैं ये कहता हूँ कि मैं सब चीज़ें ठीक कर रहा हूँ, हाँ अपने हिसाब से, मैं लोगों से अच्छे से बात कर रहा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, रेमेडीज़ और ब्लैकआउट है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। देखिए एक ना मेरी माँ ने एक चीज़ बोली थी मेरे से कि आपके पास ना कोई गुरु होना ज़रूर चाहिए। तो मैं सबको ये सजेस्ट करूँगा कि आपके पास कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, और वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है, वो आपके माता पिता में से कोई हो सकता है, आपके दोस्तों में से कोई हो सकता है, या कोई भी एक ऐसा गुरु महात्मा हो सकते हैं जो ज्ञानी है, जो आपको मार्गदर्शन दे। उस समय हमें मार्गदर्शन की ही ज़रूरत होती है, हमें बाकी सब चीज़ें तो हम खुद कर लेंगे, हमें एक जो पर्दा जो सामने लगा हुआ है ना ब्लैक, उसको हटाना है। तो मेरे हिसाब से जब आप सब चीज़ सही करो और आपको लग रहा है कुछ हो नहीं रहा ना, तो आप एक गुरु आपके पास होना चाहिए। आपके वो माता हो सकते हैं, आपके वो पिता हो सकते हैं, कोई भी रिलेटिव हो सकता है, कोई भी दोस्त हो सकता है, जो आपका हमेशा हित चाहेगा। वो आपको ऐसा ज्ञान देगा, वो आपको ऐसे पॉजिटिविटी देगा ना कि मुझे लगता है कि आपको वो भटकने नहीं देंगे। मतलब जैसे मैं मेरी अगर मैं माँ की बात करूँ तो मैं माँ से बहुत कनेक्टेड हूँ, और मैं उनसे लगभग सारी बातें डिस्कस करता हूँ कि काम में क्या उनको समझ में आए ना आए, उनको बोल देता हूँ बस मैं। तो वो मुझे एक चीज़ बताते हैं कि बेटा नहीं हो जाएगा, ये तो तेरा इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हो जाएगा, ये हो जाता काम। तो मेरे लिए मतलब मैंने बिलीव कर रखा है किसी में, तो मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को कोई ना कोई ऐसा गुरु होना चाहिए आप लोगों के पास में, जहाँ पर आप जाएं और उनसे बातें करें और उनसे समझें। अब वो आपके ऊपर है कि आप वो गुरु कैसे ढूंढ पाते हैं।
तो मतलब डेफिनेटली आपके एस्ट्रोलॉजी अपनी जगह है, रिलीजन अपनी जगह है, पूजा पाठ अपनी जगह है, और एक गुरु की अपनी अहमियत है। अपनी अहमियत नहीं, आप सही बोल रहे हो। और गुरु भी कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आपको कोई किसी साधु कोई गुरु बनाना है। नहीं ऐसा आप अपने माँ बाप को भी अपना गुरु बना सकते हो, किसी को बना सकते भाई हो गया जो आपका आइडियल हो गया उसको। जैसे मैं आपको अपना एग्जांपल दूँ तो मैं मतलब माँ बाप से तो मैं काफ़ी मतलब चीज़ें सीखता ही हूँ, पर जिसको मैंने मतलब अपना आइडियल बना रखा है लाइक बचपन से ही, दैट इज शाहरुख खान। नाइस। तो मैंने बहुत कुछ सीखा है मतलब शाहरुख खान से। मतलब मेरे पास तो बताऊँ, मैंने एक गूगल शीट बना रखी है, उस गूगल शीट में शाहरुख खान के इंटरव्यूज़ के कोट्स हो गए, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई कि कुछ भी चीज़ें जो लेट से कि बिजनेस से रिलेटेड, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, तो उनके बहुत सारे मोटिवेशनल कोट्स हैं, वो चीज़ें हैं, इंटरव्यूज़ हैं, क्लिप्स हैं, तो बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है उससे। तो मैं वही आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जरूरी नहीं कि बहुत सारे लोग ना गुरु समझ के सोचते हैं कि हमें किसी की दीक्षा लेनी पड़ेगी। नहीं ऐसे ही आप हाँ, तो आप किसी को भी, चाहे वो आपका फेवरेट एक्टर ही क्यों ना हो, उससे भी कुछ अच्छा सीखने के लिए है तो आप। आपने शाहरुख खान को बोला, शाहरुख खान से मैं भी बहुत प्रभावित हूँ, है ना। और उनको जब उनकी अब आप पूरा पढ़ेंगे ना, उनकी जीवन में जो जो इवेंट्स रहे हैं, वो दिल्ली से वहाँ पे गए हैं, उन्होंने क्या क्या स्ट्रगल्स देखा, और वो आज जिस पोजीशन पर हैं, मतलब सैल्यूट है ऐसे इंसान को जिन्होंने इतनी मेहनत करी और अपना इतना नाम कमाया। और वो डेफिनेटली वो डिजर्व भी करते हैं वो प्लेस को। और सेम वे में अगर आप उनसे मोटिवेट हो पाएँ तो उससे बेहतर क्या होगा, उससे बेहतर कुछ नहीं सकता। अगर आपने ऐसे लोगों से मोटिवेशन ले रखी है जिनसे आप कनेक्टेड भी नहीं हो डायरेक्टली, इनडायरेक्टली कनेक्टेड हो ना, तो वो समझ लीजिए आप फिर बहुत अच्छे लेवल के समझदार और मुझे लगता है बहुत अच्छे लेवल तक पहुंचने वाले व्यक्ति भी हो। क्योंकि आपका फिर थॉट ना, फिर आपका थॉट ऐसे एक डायरेक्शन वाला नहीं, फिर आपका थॉट बहुत लेवल पर है, बिल्कुल ऐसे चारों तरफ 360 डिग्री। तो मुझे लगता है बहुत अच्छी बात आपने बोली। मैं भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड हूँ शाहरुख खान से, और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। हालांकि अब तो मतलब बहुत बड़े कलाकार हैं, वो बहुत बड़े स्टार हैं, लेकिन फिर भी जहाँ से वो उठे हैं वहाँ से अगर हम देखने की बात करें तो बहुत सारे लोग सोचते ही नहीं है वैसा, उस हिसाब से भी नहीं सोचते। प्लस सर सेकंड चीज़ ये भी है कि लोगों के अंदर प्रॉब्लम भी एक जो मेरे को देखने के लिए मिलती है कि आप कई बार क्या होता है कि वो गुरु भी है इस तरीके का चूज़ करते हैं कि जैसे हर इंसान में बुराइयाँ होती हैं, शाहरुख खान में बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, बुराइयाँ भी हैं। जी। आपके भी माँ बाप में अच्छाइयाँ भी होंगी, उनके अंदर बुराइयाँ भी होंगी। बिल्कुल। पर आपको उनसे ऑब्जर्व क्या करना है, वो चीज़ें आती हैं, ठीक है। अब जैसे अगर इसमें अगर आप जैसे हमारा पॉडकास्ट जो लोग सुन रहे होंगे, जो लोग शायद शाहरुख खान के फ़ैन ना होंगे, या हमने जैसे किसी और का एग्जाम्पल, हमने अमिताभ बच्चन का एग्जाम्पल है, वो उनके फ़ैन ना होंगे, तो बोलते हैं इनमें क्या है सीखने के लिए। तो ये टोटली डिपेंड करता है आपके प्रोस्पेक्टिव के ऊपर कि आप उस इंसान की अच्छाइयाँ लो। सही बात है, बुराइयां तो आपके अंदर भी है, तो जितनी आपके अंदर है आप उनको उतनी ही रहने दो। जो मतलब सामने वाला देखो ये चीज़ अच्छी है, मैं इससे ये चीज़ पिक करता हूँ, ये मेरा गुरु इस चीज़ के लिए, इसमें ये अच्छाइयाँ है, मैं इससे ये करता हूँ, इस टाइप से। जी देखिए ये ना, अगर मैं इसमें बात करूँ तो लोगों का जैसा नेचर है, जैसे खुद की थॉट है ना, वो वही चीज़ ग्रैब करते हैं, वही ग्रैब करते हैं, है ना। अगर मैं नेगेटिव हूँ तो मैं आपकी नेगेटिव चीज़ ही ग्रैब करूँगा, और अगर मैं पॉजिटिव हूँ इंसान ना, तो मैं ये देखूंगा इस इंसान से सीखने लायक क्या क्या चीज़ें हैं, और हर एक इंसान से कुछ ना कुछ आप सीख सकते हो। ठीक है, इसमें ऐसा एज का कोई फैक्टर नहीं होता। आपसे छोटे लोग आपको बहुत चीज़ें सिखा सकते हैं, सिर्फ बड़े नहीं, छोटे भी आपसे बहुत कुछ सिखा सकते हैं। और आपको खुश होना चाहिए कि आपसे छोटे जो लोग हैं, जनरेशन यंगर जो लोग हैं, वो लोग इतने ज़्यादा समझदार हैं जो आपको कुछ सिखा सकते हैं। तो आपके पास एक्सपीरियंस प्लस में वो नॉलेज, तो दोनों का कॉम्बिनेशन है। उनके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन उनके पास वो नॉलेज है, तो आपके पास दोनों चीज़ हो गया। तो आप ये इस तरीके से लोगों को सोचना चाहिए, मुझे लगता है। मैं तो हमेशा ये सोचता हूँ, मैं जितने भी लोगों से मिलता हूँ, मैं ये चीज़ सोचता हूँ कि मैं उनसे क्या चीज़ सीख सकता हूँ, उनसे किस तरीके से मोटिवेट हो सकता हूँ। तो मेरे लिए तो ये चीज़ प्राइमरी है, किसी से भी मोटिवेशन लेना और पॉजिटिविटी लेना, तो वो चीज़ है सर। थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए, और बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिली। अगर कोई इस पॉडकास्ट को लास्ट तक सुन रहा है और वो अगर ढंग से देखें, तो अगर मैं पूरा समराइज़ करूँ इस पूरे पॉडकास्ट को, इस पूरे इंटरव्यू को, तो 3-4 चीज़ें हैं जिसमें ना इंसान को देखना चाहिए। लाइक मैं अगर आपको अपनी लर्निंग शेयर करूँ कि मैंने क्या चीज़ें सीखी, आपसे 1-1.5 घंटा हो गया होगा हमको बात करते हुए, तो पहली चीज़ जो मैंने सीखी दैट इज़ कि कोई भी किसी भी चीज़ को आप फ्रॉड नहीं बोल सकते, स्कैम नहीं बोल सकते। नहीं। आपको जानना होगा, ठीक है इतने सारे लोग अगर इस चीज़ पे विश्वास कर रहे हैं तो उसकी क्या अच्छाई है। हालांकि बहुत सारे लोग हैं जो सेम चीज़ को लेकर, इंडिया का एग्जांपल ले लो, हमारे देश में कितनी सारी अच्छाई हैं,
अब एक फॉरेनर आ रहा है तो उसको लेट्स से अच्छाइयाँ दिख रही है, वहीं पे कोई एक फॉरेनर आ रहा है उसको स्कैम ही मिल गया, एयरपोर्ट से बाहर निकलते नहीं उसको टैक्सी वाले ने बोला कि भाई चांदनी चौक घुमाऊंगा, और वो ले गया उसको एयरपोर्ट के बाहर छोड़ दिया, भाई यही है चांदनी चौक, तो वापस जाकर के बोलेगा इंडिया बेकार है, इंडिया ये सही में। इसलिए एस्ट्रोलॉजी में मेरे को एक चीज़ समझ में आई कि यहाँ पे बहुत सारे फालतू लोग मिलेंगे जो आपको चूना भी लगाएंगे, और बहुत सारे ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपको सही डायरेक्शन हो, तो आपको सही से अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है कि ये इंसान किस टाइप का है। दूसरी चीज़ सर हमको ये जानने के लिए मिली, ये समझने के लिए मिली कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है बिजनेस में या किसी चीज़ में और सब चीज़ें सही से कर रहे हो आप, सबसे पहले आपको अपने गुरु लाइक जो आपके माता पिता हैं वो हो गए या आपके भगवान हो गए, चाहे आप किसी भी धर्म को मानते हो, उन पे उनकी तरफ ज़्यादा आपका झुकाव होना चाहिए। चाहे सुबह के लिए 10 मिनट निकाल दो, 15 मिनट निकाल दो, बिकॉज एट द एंड वी हैव टू बिलीव कि किसी ना किसी ने तो इस सृष्टि को क्रिएट किया है, तो आपको उनकी तरफ जाना चाहिए। और तीसरी चीज़ जो तीसरी और आखिरी चीज़ जो सबसे अच्छी सीखने के लिए मिली कि आप ज़रूरी नहीं कि आप गुरु केवल उन्हीं को बनाओ जो साधु बाबा है, सिद्धि है, आप गुरु हर उस इंसान को बना सकते हो, चाहे वो छोटी उम्र का हो आपसे, चाहे बड़ी उम्र का हो, जिससे आपको सीखने के लिए मिले। और जितने ज़्यादा आप गुरु बनाओगे, जितना आप लोगों से सीखोगे, उतना ज़्यादा आप ग्रो करोगे। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल बिल्कुल सही बोला। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, बाय। थैंक यू सर।